अस्सलाम वालेकुम। आप में से कोई एफेड तो नहीं ले रहा मेरा ख्याल है अभी। नहीं ना। हाँ, मुझे पता नहीं लग रहा है कि एफेड की शायद अभी तक क्लास खत्म नहीं हुई क्योंकि बच्चे तो बहुत थोड़े हैं। यार ये ना माउस है ना, यूज करके एक तो पहले गॉट इट कर दो और ये क्लोज कर दो इसको और ये इसको भी कंटिन्यू है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि आ जाए तो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है तो पूछ लो। कल इंतजार करते रहे हैं। कल बड़े गंदे टाइम की बात की इंटरनेट ना। अब तो होगी वैसे मेरे एक संडे का, हालांकि मुझे था कि पहले शायद रोजा आ जाए तो। यार ये इसने क्या किया, उसने फुल भर दिया होगा पानी। एक सेकंड। हाँ जी। ठीक है, प्लान तो मेरा यही था कि क्या होगा इस अपना पहला संडे पे हो सकता है रोजा हो, तो रोजे में ये पहला रोजा तो जरा रूटीन भी अभी सेट नहीं होता, तो पहले संडे ना ही रखें, लेकिन आप रखनी पड़ेगी। बल्कि मुझे तो अभी ये दोनों रखनी पड़ेगी क्योंकि मुझे था एएफएम वालों की रख लेंगे, वो जरा थोड़े सीनियर हैं बच्चे, तो एक से रखनी तो है, उनकी रख लेंगे पहले संडे, और पहले संडे आपको ऑफ कर देंगे। वो पुठी पे आ गई है। खास नहीं, आप नोट से कवर करो, नोट्स की बेसिस पर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो। ठीक है, आपको जो ध्यान ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर देना है। हाँ, ये जरूर है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आपने आना है नॉलेज को एक्वायर करके। जो रेलिवेंट नॉलेज है उसके बाद वो रेलिवेंट नॉलेज आपको मेरे लेक्चर और आपकी मेरे नोट से इंशाल्लाह आपको पूरा पूरा मिल जाए। वालेकुम सलाम। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कुछ चीज रीडिंग करने की जरूरत है वो उसी क्वेश्चंस के आंसर। कोई भी नहीं। कैपिटल की है, कैपिटल बीपीपी वैसे तो मैं दोनों ही लो आप। एमसीक्यूज के लिए स्पेशली ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड ओटी केसेस के लिए ना, कैपिटल और बीपीपी आपने एग्जाम से पहले दोनों ही कर। काफी लेट हो गए। लिफ्ट नहीं आगे यार, क्या हो गया, छेवा तो फ्लोर है सर। ये छेवा फ्लोर कौन सा अच्छा है यार। बस एक दो मिनट वेट करते हैं ताकि कुछ बच्चे नीचे हैं, फंसे हुए कुछ लोग। अच्छा, नहीं आवाम फंसी हुई है इतनी। से 4 से 5 लड़के हैं। चलो इतना तो पता लग गया कि आवाम जो है वो, हाँ, जलसे में पहुंच रही।
आज इंशाल्लाह इन्फ्लेशन को कवर करेंगे और इंशाल्लाह वर्किंग कैपिटल को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमारी ये दो एरिया, ठीक है। और फिर हमारा एक सिंपल एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन खत्म हो जाएगा। कल से इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं अभी बल्कि बता देता हूँ ऑफिस बॉय को कि भाई जैसे कल जो है वो हमारी क्लास के अंदर चूंकि प्रैक्टिस होनी है, और ये कंप्यूटर जो है ना वो टाइम पर ऑन कर दिए जाए। ठीक है, तो होपफुली इंशाल्लाह कल आपके कंप्यूटर्स जो है वो हम कोशिश करेंगे कि टाइम पर वो ऑन। अदर देन दैट आप लोगों को कैंपस इनसाइट को एक्सेस करना आता है ना, यूजर नेम पासवर्ड आता है ना, और ये भी पता है प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से एक्सेस करने। ठीक है, तो मैंने कहा ताकि मैं कोशिश करता हूँ कि आज जो है ना अभी जाके असाइन आज ही कर दूं क्वेश्चंस को। तो आप में से कुछ लोग अगर ऐसा कर सके आज शाम को करूंगा मैं, टू बी ऑनेस्ट फौरन तो भी शायद मुझे वक्फा ना मिले आज। तो आप लोग जो है ना उनको एक ओवरव्यू ले आइएगा क्वेश्चंस का ना, ताकि हमें क्लास के अंदर जब हम कल क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो हमें ज्यादा टाइम ना लगे, थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाए। मेरा ख्याल है अब शुरू करते हैं। ठीक है, अब वो जो एक दो डिलेड आएंगे वो फिर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग से कवर कर। क्यों जी ऑनलाइन वालों आंखें खुल गई, शुरू करें हम? मुझे हाँ मैं भी स्पेशल बैठा रहा और सोचो आज के दौर में मैं आपको क्या बोलूं, मेरे भी हालात ये हैं कि इंटरनेट ना आए तो जैसे लगते थे सांस ही किसी ने रोक। मतलब अगर आप फारिग बैठे हुए हो, कोई क्लास नहीं है, तो फिर आप क्या करते हो? नेट ही देखते रहते हो, कुछ ना कुछ जो भी काम है वो इंटरनेट से कनेक्ट है, वो इंटरनेट ही नहीं आ रहा। नहीं हम घर पे हैं तो क्या मतलब, मैंने बताया नहीं ना घर पे कि मेरी क्लास नहीं हो रही, मैंने कमरा बंद किया हुआ था, वरना फौरन को भांडे भूंडे मांजने कहते चलो फिर देखते ही दो। इसलिए मैंने बताया नहीं, मैंने जो टाइम था ना क्लास को उस टाइम में बैठा रहा फारिग है। काका है काम नहीं मुकरने ए मत समझना, एसी से करंट बात है ना, भांडे नहीं मांजने पैने। हाँ कोई डिग्री नहीं काम आती। अच्छा जी, तो हम बात करते हैं जी इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन इन्वेस्टमेंट की। यानी हमने कहा था कि 4 इश्यूज हैं जो कि नेट कैश फ्लोज के अंदर कंसीडर करने वाले हैं। इसमें एक था टैक्स, दूसरा था फाइनेंस कॉस्ट, ये हमने कवर कर लिए। 2 इश्यूज रह गए थे, ये कि इन्फ्लेशन एंड द अदर वन इज वर्किंग कैपिटल। इन्फ्लेशन का कंसर्न क्या है? होता यह है कि बाज दफा क्वेश्चन में जो आपको डेटा प्रोवाइड किया होता है वो हमें करंट प्राइस टर्म्स आज की प्राइसेस के मुताबिक बता रहे। एक हमने कोई मशीन बाय की है, उसके थ्रू हमने प्रोडक्शन करनी है, यूनिट्स प्रोड्यूस करने, और यूनिट्स प्रोड्यूस करने के बाद सेल करना ना हमने, उसी मशीन के का यही यूज है ना हमारा। अब मशीनरी की लाइफ अगर 5 साल है तो कुछ यूनिट आपने 1 साल बाद सेल करने, कुछ 2 सालों बाद, कुछ 3 सालों बाद। उसकी जब आप नेट कैश में बनाने लगे हो तो फॉर एग्जांपल आपको सेल्स रेवेन्यू चाहिए, और सेल्स रेवेन्यू कैसे निकलेगा? यूनिट्स की एस्टिमेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्राइस के साथ। लेकिन कई मर्तबा क्या होता है क्वेश्चन में प्राइस ने आज के हिसाब से दी हो, ठीक है, आज प्राइस है, यानी आज अगर मैं यूनिट को बेचूं तो $5 का फॉर एग्जांपल बिके, दिस इज द करंट प्राइस। अब प्रॉब्लम यह है कि हमने यूनिट्स को आज बेचना नहीं, हमने तो बेचना उसको कुछ यूनिट्स बेचने, 1 साल बाद कुछ यूनिट बेचने, 2 सालों बाद कुछ यूनिट बेचने, 3 सालों बाद। तो क्या होगा
प्राइस में इन्फ्लेशन की वजह से चेंज आ जाएगा, प्राइस तो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। सिर्फ ये प्राइसेस का मामला नहीं है, आपके रिटर्न भी ऐसे ही है। यानी जो हम डिस्काउंट रेट यूज कर रहे हैं ना, इसमें भी इन्फ्लेशन का एलिमेंट है। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर, अब मैं यहाँ पे थोड़ी इन्वेस्टर से बात कर रहा हूं, कि अगर मैं कोई प्रॉफिट अर्न करता हूं या कोई रिटर्न अर्न करता हूं, तो मैं दो चीजों के अगेंस्ट रिटर्न चाहता हूं। एक तो मुझे एक्चुअली रिटर्न मेरी वेल्थ में क्या हो, इजाफा हो, एडिशन हो, इंक्रीज करे मेरी वेल्थ। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगा कि वेल्थ में इंक्रीज होने के साथ साथ जो फ्यूचर की इन्फ्लेशन है वो भी काउंटर। मिसाल के तौर पे मैंने आज एक $10 की कमोडिटी खरीदी और उसमें उसको मैंने सेल किया $13 में, तो मैंने प्रॉफिट कितना अर्न किया, कितना अर्न किया मैंने, $3 का। तो मेरा रिटर्न कितना है, $3 का। लेकिन अगर मार्केट में जहां से मैं चीजें खरीदता था वो उसकी प्राइस ही $1 से बढ़ गई, $10 के बजाय, अब नेक्स्ट टाइम जब मैंने उसको बाय करना है वो $11 का मुझे वहीं से खरीदना था। तो असल में इस $3 के प्रॉफिट में $2 ने मेरी वैल्यू ऐड की, $1 ने तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की इन्फ्लेशन है। ये एक इन्फ्लेशनरी एलिमेंट है। तो इस $3 के अंदर भी $1 तो ड्यू टू इन्फ्लेशन है, $2 है मेरा रियल रिटर्न। तो क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर हम चूंकि फ्यूचर ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फ्यूचर में तो इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यूज में चेंजेस आने। तो हमने अब देखना है कि इसी नेट कैश फ्लो को कंस्ट्रक्ट करते हुए इन इन्फ्लेशन को कैसे एडजस्ट करेंगे। इसमें पहले टर्म समझ लेते हैं। एक है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट का मतलब कितने परसेंट से इन्फ्लेशन है। और दो टर्म और मैं यूज करूंगा इसमें, एक है रियल। क्या टर्म मैं बोल रहा हूं, रियल। रियल का मतलब होगा विदाउट इन्फ्लेशन। क्या मतलब है रियल का, विदाउट इन्फ्लेशन। और एक वर्ड में यूज करूं मनी, मनी भी बोलते हैं, नॉमिनल भी बोलते हैं। मनी या नॉमिनल का मतलब होगा विद इन्फ्लेशन। अब आप इसको प्राइस में कोट कर दो, रियल प्राइस का मतलब ऐसी प्राइस जिसमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं है। नॉमिनल प्राइस का मतलब आफ्टर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। रियल कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जिसमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं है। मनी कॉस्ट का मतलब जिसमें इन्फ्लेशन शामिल। तो किसी भी वैल्यू के साथ अगर मैं रियल का वर्ड यूज कर रहा हूं तो दैट मींस विदाउट इन्फ्लेशन। एंड किसी भी वैल्यू के साथ में मनी या नॉमिनल का वर्ड यूज करूं दैट मींस विद इन्फ्लेशन और आफ्टर इन्फ्लेशन। ठीक है। इसी में पहली बात कर लेते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न की एंड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ऐसा रेट ऑफ रिटर्न, ऐसा परसेंटेज ऑफ रिटर्न जिसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल ना हो। और नॉमिनल का मतलब जिसका रेट जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड, जिसमें इन्फ्लेशन शामिल। दोनों में फर्क क्या है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। मैंने नॉमिनल रेट को या मनी रेट को एन से डोनेट किया हुआ है, रियल रेट को आर से, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन को रखा हुआ है आई से। तो इस प्रिंसिपल पे आपका रिलेशनशिप इनका यह है कि 1 प्लस नॉमिनल रेट बराबर होता है 1 प्लस आर यानी रियल रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये फॉर्मूला हमें कहां पर यूज किया जा सकता है कि अगर हमें रियल रेट मालूम हो और रेट ऑफ इन्फ्लेशन मालूम हो तो हम बैलेंसिंग नॉमिनल रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर हमें किसी वजह से नॉमिनल रेट गिवन है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी पता है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा रियल रिटर्न कितना है, रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना है। और जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी देखा जा सकता है कि अगर हमें ये पता है कि हमारा नॉमिनल रिटर्न कितना था, रियल रिटर्न कितना है, तो हम क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग रेट ऑफ
इन्फ्लेशन देख सकते हैं कि ऑन एवरेज कितना रेट ऑफ इन्फ्लेशन ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, यानी अगर रियल रेट और इन्फ्लेशन रेट गिवन है और मुझे नॉमिनल रेट निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा एन यानी नॉमिनल रेट बराबर होगा 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आई माइनस 1। वो जो 1 इधर प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो हमें नॉमिनल रेट इस फॉर्मूला से मालूम हो सकता है। तो ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी वक्त रियल रिटर्न और इन्फ्लेशन का रिटर्न बता के नॉमिनल रिटर्न पूछ ले या इनमें से कोई भी दो रिटर्न बता के एक थर्ड एलिमेंट आपसे पूछ ले तो उसको डिटरमिन किया जा सकता है। समझ आ गया बात? दूसरा हम बात करते हैं जरा कैश फ्लो। जब हम कैश फ्लोज के अंदर भी जब हम बात करते हैं ना, क्योंकि हमें कैश फ्लोज को एडजस्ट करना चाहिए, हमें टास्क क्या है, हमने एक तो नेट कैश फ्लो बनानी है और नेट कैश फ्लो के बाद हमने क्या करना है उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू रख सकते हैं। अगर हमारा मेथड ही एडवांस मेथड है, सिंपल में तो इसका रोल नहीं आएगा नेक्स्ट स्टेप वाला, लेकिन एडवांस जितने भी मेथड है, आप डिस्काउंटेड पेबैक ले लो, आप एमपीवी ले लो, आप आईआरआर ले लो, इन सब में क्या रूल आना है कि मुझे इन कैश फ्लोज के बाद अगला स्टेप ये भी है कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू भी लेनी, मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी लेनी। सो वो कैसे डील करना, इसको देखने के लिए ये भी ध्यान में रखिएगा कि दो तरह की इन्फ्लेशन होती है। कितनी तरह की इन्फ्लेशन होती है? दो तरह। एक को बोला जाता है जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन और दूसरे को बोला जाता है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। आपको क्वेश्चन में ये जानना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन में इन्फ्लेशन है वो कौन सी है, स्पेसिफिक है या जनरल। अब ऐसी कौन सी इन्फ्लेशन हो कैश फ्लो में तो हम उसको स्पेसिफिक बोलते हैं, या कौन सी इन्फ्लेशन हो तो हम उसको जनरल बोलते हैं, उसकी बड़ी सिंपल सी निशान है। देखो आप जब नेट कैश फ्लो बनाओगे ना उसमें डिफरेंट वैल्यूज शामिल है। कौन कौन सी होगी? मिसाल के तौर पर उसमें सेलिंग प्राइस है ना, ताकि सेल रेवेन्यू निकाले हम, और वेरिएबल कॉस्ट। आमतौर पे वेरिएबल कॉस्ट ही सिर्फ कह देता है, वरना हम रियल लाइफ में तो देखें तो वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो इकट्ठा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आता है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। फिर आप फिक्स कॉस्ट दे रहे हो, फिक्स कॉस्ट दे रहे हो, फिर आपको वर्किंग कैपिटल भी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, तो उसमें वो इन्फ्लेशन की वजह से वो चेंज होता रहता है, तो उसमें इन्फ्लेशन का एलिमेंट शामिल है। और कौन सा है? टैक्स में भी हम बोल सकते, क्योंकि टैक्स होता है आमतौर पे परसेंटेज के ऊपर। तो अगर हमने प्राइस, जितनी भी प्राइस है डायरेक्टली टैक्स कैलकुलेट करना है उसकी परसेंटेज है ना, हमने ऑपरेट टैक्स तो देख लिया होगा। तो अगर आपकी कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन है ही नहीं तो टैक्स में भी नहीं होगी, और अगर आप कैश फ्लोज इन्फ्लेटेड ले लो, नॉमिनल ले लो, तो टैक्स भी ऑटोमेटिकली इन्फ्लेटेड ही आएगा। इसलिए टैक्स में कुछ स्पेशली इंक्लूड करने की हमें जरूरत नहीं, वो नेचुरली उसमें इंक्लूड हो जाता है इस तरह से। ठीक है, सो एनीवे और क्या क्या है? ये चीजें आ रही है ना। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो डिफरेंट है डिफरेंट वैल्यूज। क्या है रेट ऑफ इन्फ्लेशन? क्या है? डिफरेंट है डिफरेंट वैल्यूज। मिसाल के तौर पे अगर वो आपको कहे कि सेलिंग प्राइस पे जो इन्फ्लेशन है, सेलिंग प्राइस पे जो इन्फ्लेशन है वो तो है 5% की, जबकि वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट उन पे इन्फ्लेशन है 7%। तो आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन यूज किए जा रहे हैं। क्या नजर आ रहा है? डिफरेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन यूज किए जा रहे हैं। तो
तो अगर डिफरेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन यूज किए जाए तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। स्पेसिफिक वेरिएबल पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्पेसिफिकली फर्क क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक। लेकिन अगर ऑल दी कैश फ्लोज, इफ ऑन ऑल दी कैश फ्लोज जितने भी वैल्यूज हैं सब पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओनली वन है, यानी एक ही जैसा है, किसी में कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है, सब सेम है, तो फिर ये तो कौन सी इन्फ्लेशन कहलाती है? जनरल इन्फ्लेशन। तो क्या फर्क है जनरल इन्फ्लेशन और स्पेसिफिक में? स्पेसिफिक में डिफरेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, जनरल में सिर्फ एक ही रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपको दिया और वो तमाम वैल्यूज में अप्लाई हो, तमाम वैल्यूज में वही रेट ऑफ इन्फ्लेशन। समझ आ गया दोनों में फर्क? तो जब हमें इसका फर्क समझ आ गया तो हम देखते हैं कि हमें इसमें प्रेजेंट वैल्यूज कैसे निकालना। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? एक तो कैश फ्लो चाहिए होती है और दूसरा फिर हम उसके बाद डिस्काउंट रेट चाहिए होता है, रेट चाहिए होता है ना। ये दो चीजें चाहिए ना प्रेजेंट वैल्यू की, कैश फ्लो और रेट। तो हम पहले बात कर लेते हैं स्पेसिफिक रेट की, स्पेसिफिक रेट को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक में होगा क्या कि सबसे पहले तो देखो ओरिजिनली जो हमारे पास कैश फ्लोज बनेगी, कोई भी, अगर हम सेल्स रेवेन्यू की बात कर रहे हैं या वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो अगर उससे क्वेश्चन में करंट प्राइसेस दी हुई है तो वो कैश फ्लोज कहलाएंगी रियल कैश फ्लो। मैं आरसीएफ लिख रहा हूं उसके क्या होंगी वो? मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो भी अभी फिलहाल अगर उसने इन्फ्लेशन इंक्लूड करवानी है, इफेक्ट होगा, तो क्वेश्चन में आपको जो सेलिंग प्राइस दी होगी वो करंट प्राइस टर्म्स में दी होगी। अब अगर सेलिंग प्राइस करंट प्राइस टर्म में है तो जब मैं उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। ये सेल्स रेवेन्यू क्या होगा? मेरी करंट प्राइस टर्म्स के मुताबिक सेल्स रेवेन्यू, मैं उसको रियल सेल्स रेवेन्यू बोल सकता हूँ। यानी ये मेरी कैश फ्लो क्या है? रियल टर्म्स में। मैंने आरसीएफ लिखा है, आरसीएफ का मतलब क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे? रियल कैश। अगर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का ना, सबसे पहले तो मैं इसको क्या करूंगा? इन्फ्लेट करके मैं एनसीएफ कैलकुलेट करूंगा। एनसीएफ का क्या कहना चाहता हूं? नॉमिनल कैश। ठीक है, यहाँ पे चूंकि स्पेस कम है तो इस वजह से मैं ये क्या कहते हैं इसको, एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं। ठीक है, रियल कैश फ्लो, रियल कैश फ्लो को इन्फ्लेट किया तो क्या बन गई मेरी? नॉमिनल कैश फ्लो। यानी मैंने तमाम कैश फ्लो, मैं सेल्स रेवेन्यू ले रहा था वो भी पहले रियल थी, उसको इन्फ्लेट किया, नॉमिनल बन गई। मैं वेरिएबल कॉस्ट ले रहा था, पहले रियल थी, इन्फ्लेट किया, नॉमिनल बन गई। जितनी भी कैश फ्लोज हैं मैं उसको रियल से साथ साथ क्या करता जाता हूं? इन्फ्लेशन का इफेक्ट इंक्लूड करके नॉमिनल कैश फ्लो बनाता जाऊंगा। इससे फाइनली क्या होगा कि जब सारी जो मेरी एट द एंड नेट कैश फ्लो होगी वो रियल होगी या नॉमिनल? नॉमिनल। मैं सारी कैश फ्लो को नॉमिनल कन्वर्ट कर चुका हूं, तो मेरी सारी कैश फ्लो नॉमिनल है। अब मैं इसकी क्या करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू। तो अब प्रेजेंट वैल्यू के लिए रेट कौन सा यूज करूंगा जी? इसको मैं डिस्काउंट करूंगा किस रेट पे? यूजिंग एन। एन क्या यूज कर रहा था मैं? फॉर नॉमिनल रेट। तो मैं नॉमिनल रेट पे डिस्काउंट करके क्या करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा। मेरा ये प्रोसेस होगा अगर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन की, अगर क्वेश्चन किसके ऊपर है? स्पेसिफिक इन्फ्लेशन पर। यूजुअली सवाल, आमतौर पर सवाल इसी मेथड के ऊपर, इसी का आता है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। ये समझ आ गया? जी समझ आ गया? क्यों अमाद, अरीज, क्यों मोइस? चलिए, वैसे तो इसका तरीका ही एक था, इसलिए इसको कोई नाम देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इसका, इस मेथड का नाम रख दिया है जिसको हम बोलते हैं मनी मेथड। क्या नाम रख दिया है?
मनी मेथड। वैसे इसका नाम रखने की खास जरूरत थी नहीं, क्योंकि इसका तो तरीका ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि लेकिन कि अगर जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन का सवाल हुआ, किसका सवाल हुआ? जनरल क्या था? अगर एक ही रेट है तमाम कैश फ्लोज में, एक ही रेट से इन्फ्लेट हो रही है सारी कैश फ्लो, उसको क्या बोलते हैं? जनरल। जब हम जनरल रेट को डिस्कस करने लगे ना, उसको करने के दो मेथड हैं, इसलिए यहां पर आप नाम रखना जरूरी। एक क्या है? मनी, दूसरा क्या है? रियल मेथड। अगर जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो ये मैं पहले आपको बता रहा हूं कि मनी रेट प्रेफर्ड मेथड। मनी रेट क्या है आपका? प्रेफर्ड मेथड। मनी रेट को प्रेफरेंस। ठीक है, मनी रेट को क्या है? प्रेफरेंस है। इसका क्या मतलब होगा? अगर जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपको क्वेश्चन में नजर आया और रिक्वायरमेंट में एग्जामिनर ने आपको कोई मेथड नहीं बताया कि किस मेथड से करना है, दो जो मेथड थे यहाँ पे, तो आपने कौन से मेथड से करना होगा? मनी मेथड। कौन से मेथड से करना है? मनी मेथड। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो प्रेफर्ड मेथड नहीं है। अब अगर वो प्रेफर्ड मेथड नहीं है तो कब करोगे? जब एग्जामिनर रिक्वायर करेगा कि मुझे रियल मेथड से करके दिखाओ। जब रिक्वायरमेंट में उसने लिखा होगा कि आपने जो मुझे प्रेजेंट वैल्यू या नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है, वो किस मेथड से करके दो मुझे? रियल मेथड से, तभी। अदरवाइज आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? मनी मेथड। ठीक है, अब मनी मेथड क्या है? ये ना पूरा वो बॉक्स नहीं कंप्लीट हुआ, ये नीचे तक आना, इसलिए ये बात कंप्लीट इस बॉक्स में लिखी नहीं। लेकिन मनी मेथड क्या? यही वाला। ठीक है, ठीक है, मनी मेथड क्या है? मनी मेथड क्या है? ये स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। इसीलिए अब स्पेसिफिक इन्फ्लेशन को नेम देने की जरूरत पड़ी कि ये मेथड कॉमन है, चाहे जनरल का हो चाहे स्पेसिफिक का हो, ये मेथड क्या है? कॉमन। तो मनी मेथड में हम क्या करते होते हैं? हम क्या करते हैं? पहले हमारी कैश फ्लो होती है रियल, हम उसको नॉमिनल कैश फ्लो में कन्वर्ट करते हैं, और जब प्रेजेंट वैल्यू लेने की बारी आती है तो क्या किससे डिस्काउंट कर देते हैं? नॉमिनल। किससे डिस्काउंट कर देते हैं? नॉमिनल। यानी जनरल इन्फ्लेशन को भी ऐसे ही कर, अगर तमाम कैश फ्लो में रेट ऑफ इन्फ्लेशन सेम है तो क्या करोगे? पहले आपकी होगी रियल कैश फ्लो, आप उसको क्या करोगे? तमाम कैश फ्लो को नॉमिनल यानी आफ्टर इन्फ्लेशन ले लोगे, नॉमिनल कैश फ्लो बन जाएगी। उसके बाद जब डिस्काउंट की बारी आएगी तो क्या करना है आपने? इसको नॉमिनल रेट से डिस्काउंट करना है। इसमें अगर क्वेश्चन में रियल रेट अगर क्वेश्चन में गिवन था तो नॉमिनल रेट आप बना लो। कैसे बनता है वो आप ऊपर देख चुके हैं, अभी हमने देख लिया उसको। ठीक है, इससे ये भी बात हमें नजर आती है कि आम तौर पे अगर रिक्वायरमेंट में उसने रियल मेथड नहीं बोला तो फिर हमें ये पहचानने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन रियल मेथड का है या स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का है, क्या जनरल इन्फ्लेशन का सवाल है या स्पेसिफिक है। चाहे जनरल हो चाहे स्पेसिफिक हो, इसी तरीके से करना। ये जनरल वाली कहानी आपको किस वक्त सोचने की जरूरत पड़ेगी? अगर रिक्वायरमेंट में वो कहता है कि भाई मुझे सवाल सॉल्व करके दो यूजिंग रियल मेथड, तभी करनी पड़ेगी, वरना नहीं। ठीक है, हाँ तू सवाल करने लगा था है, बताना ही वो भी समझाई नहीं मैंने। मैं एक चीज पहले क्लियर कर रहा हूँ कि भाई रियल मेथड कब करना यूज करना है? जब उसने आपको कहा, वरना रियल मेथड यूज ही नहीं करना। इससे क्या बात नजर आती है? अगर क्वेश्चन में वो सिंपली कहता है मुझे इवैल्यूएट करके दो, मेथड नहीं बताया, तो फिर हमें ये भी पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इन्फ्लेशन क्वेश्चन में जनरल है या स्पेसिफिक। तरीका ही दोनों का सेम है कि कैश फ्लोज को
रियल कैश फ्लो को नॉमिनल में कन्वर्ट करना है, प्रेफर्ड मेथड ही यही। हमें जनरल इन्फ्लेशन का सवाल है या स्पेसिफिक का है, ये कब जहन में लाने की जरूरत पड़ेगी जब क्वेश्चन वो कहेगा यूजिंग रियल मेथड, कि इवैल्यूएट करो यूजिंग रियल मेथड, स्पेसिफिकली आपसे मांगेगा फिर, वरना कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो देखिए रियल मेथड से कैसे निकालें। यार आज ना ताड़ी एक काम आप सबने करना है, शाम को भी क्लास के बाद सबने जाना है मंडी, नहीं यूपीएस नहीं लेके आना, सबने अपना अपना एक काले रंग का बकरा खरीदना है, उसकी देनी है कुर्बानी। हाँ ये सबका ख्याल करें, ये को मामले चल नहीं रहे। कल 8 बजे इंटरनेट आ गया, 8:30 बजे तक इसका मतलब है क्लास सुना तो बेहतर हो गया, देख गुनाह का काम से बच गया, सिर्फ इंतजार में के क्लास है। नहीं अच्छी हो या बुरी हो, बात सारी ये है कि गुनाह तो था। अच्छा पहले मैं वर्बली भी बता रहा हूँ, फिर जैसी भी स्क्रीन ऑन होती है ऑनलाइन वालों को बता दूं, जरा लाइट चली गई थी। ठीक है, तो अभी ये ऑन हो रहा है प्रोजेक्टर। ठीक है, तो वर्बली बता रहा हूँ, रियल मेथड में हम क्या करते हैं, हम रियल कैश फ्लो होगी ना हमारे पास ओरिजिनली विदाउट इन्फ्लेशन कैश फ्लो होगी, हम उसको इन्फ्लेट नहीं करते, हम रियल कैश फ्लो की उसको रियल कैश फ्लो दिए। रियल मेथड में क्या करना है, हमने इन्फ्लेट नहीं करना, हम क्या करेंगे रियल कैश फ्लो हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, बल्कि अगर उससे रियल मेथड का और क्वेश्चन में नॉमिनल कैश फ्लो दिए हुए हैं तो हम उससे रियल कैश फ्लो रिवर्स कैलकुलेट करके रियल कैश फ्लो पहले बनाएंगे। अगर हमारे पास नॉमिनल कैश फ्लो है किसी वजह से, रिक्वायरमेंट में कह दिया रियल मेथड से करो, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें नॉमिनल कैश फ्लो से रियल कैश फ्लो बनानी, वापस आना है। रियल मेथड में हमें क्या चाहिए, रियल कैश फ्लो, तो रियल कैश फ्लो आ गई हमारी, नेट कैश फ्लो क्या होगी हमारी रियल। अब जब हम इसको डिस्काउंट करने लगेंगे ना, तो उसको डिस्काउंट रेट भी रियल वाला यूज कर लेंगे, डिस्काउंट किस रेट पे कर देंगे हम, रियल रेट पे। तो अगर मैं रियल कैश फ्लो ही ले लूं और उसको डिस्काउंट रेट भी रियल पर ही कर दूं, अब जब मेरी प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो किस मेथड से बनेगी, रियल मेथड, ये रियल मेथड। ये क्या है जी, रियल मेथड। तो कैसे है, आपने हाँ जी मैंने एन लिखा है, डिस्काउंट करना है एन पे, तो अगर आपके पास रियल कैश फ्लो होंगी आप इसको डिस्काउंट किस पे कर दोगे, आर लिख रहा हूं, आर किस लिए यूज कर रहा हूं मैं इस टॉपिक में, रियल रेट। तो रियल मेथड से अगर कह दिए तो ये याद रखना, आपको रियल कैश फ्लो चाहिए और डिस्काउंट किस पे करना है, तो ये क्या बन जाएगा आपका रियल। ये समझ आ गया कि इन्फ्लेशन को कैसे इंकॉर्पोरेट, इन्फ्लेशन अगर आ गई तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे देनी, ये समझ आ गई। अब इसमें एक पॉइंट अभी समझने वाला, वो क्या, कि आपको मैंने कहा कि रियल कैश फ्लो होगी, उसको आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, नॉमिनल कैश फ्लो में। ये रियल कैश फ्लो से नॉमिनल कैश फ्लो बनाओगे कैसे, रियल कैश फ्लो से नॉमिनल कैश फ्लो में कन्वर्ट कैसे, तो उसका तरीका ये है। अच्छा ये नॉमिनल कैश फ्लो का हालांकि फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, आप भी अपने पास नोट्स में ऐड कर लो। ये जो नॉमिनल कैश फ्लो का तरीका है ये यूज होता है फॉर ऑपरेटिंग, नॉमिनल ऑपरेशनल कैश, इसके लिए है ऑपरेशनल, जो किसके बराबर होगा, रियल ऑपरेशनल कैश।
ऑपरेशनल कैश फ्लो कौन सी होती थी? जिसका ताल्लुक इनकम एंड कॉस्ट के साथ हो। यानी अगर आपको सेलिंग प्राइस को इन्फ्लेट करना है, वेरिएबल कॉस्ट को करना है, फिक्स कॉस्ट को करना है, ठीक है, तो किसी भी कॉस्ट या इनकम को इन्फ्लेट करना है तो क्या होगा? विदाउट इन्फ्लेशन कैश फ्लो में आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 प्लस आई क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और उसकी पावर होगी एन, यानी जो भी ईयर है। अगर आप थर्ड ईयर की फॉर एग्जांपल सेल्स रेवेन्यू या सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हो तो वो कैसे निकलेगी? करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जो भी सेलिंग प्राइस पर इन्फ्लेशन है उसकी पावर क्या आ जाएगी? 3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो आज की प्राइसेस के हिसाब से अगर एक स्पेसिफिक रेट से हर साल प्राइसेस इंक्रीज करेंगी तो हमें जानना है 3 साल बाद प्राइस क्या होगी। अगर मैं सेल 3 साल बाद जनरेट कर रहा हूं तो प्राइस भी तो 3 साल की चाहिए, है ना? तो अगर उससे कहा हर साल लेट्स सो 5% से इंक्रीज करेंगी तो ये 5% का इंक्रीज 3 सालों में कितनी दफा आ चुका होगा? 3 टाइम्स। इसकी पावर क्या लेंगे? 3, ताकि 3 दफा हम 1 प्लस आई को मल्टीप्लाई करें। 3 दफा हमने 1 प्लस 5% को फॉर एग्जांपल हमने मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला किसका है? ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे अप्लाई होता है। क्या कि जो भी रियल कैश फ्लो है उसको 1 प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन की पावर जो भी ईयर है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड को, यानी ईयर्स, जिस भी ईयर का कैलकुलेट करें वो पावर में आ जाए। समझ आ गया आपने रियल से नॉमिनल कैसे बनानी है? ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मैंने बताया, इसका बताया मैंने। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में कौन कौन सा है? इनकम एंड कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, इसी में जरा नोट करो, कभी कभी नॉर्मली एफएम में ऐसा होता नहीं है, F9 में ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ये 2-3 सवालों में अब रीसेंट अटेम्प्ट में नोट किया गया है कि एग्जामिनर ने वैल्यू जो है वो करंट प्राइसेस में नहीं बताई। उसे ये नहीं कहा कि आज उसकी प्राइस $10 है, ये नहीं कहा। अगर वो ये कहता है कि आज की प्राइस $10 है, दिस इज ए करंट प्राइस, ये प्योर रियल है, इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल नहीं। लेकिन कभी कभी वो क्या कहता है, आज नहीं पहले साल की मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, प्राइस फॉर ईयर 1 बता रहा हूँ। कौन सी प्राइस बता रहा हूँ? फॉर ईयर 1। इसका मतलब है वो ईयर 0 आज की प्राइस नहीं बता रहा, कब की प्राइस बता रहा है? 1 साल बाद की। कब की बता रहा है जी? 1 साल बाद। अब अगर उसे प्राइस में बताई 1 साल बाद की दी, तो मुझे बताओ क्या पहले साल इन्फ्लेशन शामिल करने की जरूरत है? क्यों जी, पहले साल इन्फ्लेशन को इंक्लूड करने की जरूरत है? नहीं। क्या दूसरे साल इन्फ्लेशन की जरूरत है? बिल्कुल है। कितनी दफा? 1 दफा। क्या दूसरे साल इन्फ्लेशन, तीसरे साल इन्फ्लेट करने की जरूरत है? कितनी दफा? 2 दफा। तो अगर क्वेश्चन में वो ये कहते हैं कि जो मैं आपको प्राइसेस बता रहा हूं वो क्या है? ईयर 1 टर्म्स में है, यहां वो इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? द प्राइस ऑफ ईयर 1 या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईयर 1। तो फिर फॉर्मूला में चेंज क्या आएगा कि फिर हम सेम फॉर्मूला है, बस पावर जो है वो n नहीं होगा बल्कि n-1 होगा। n-1 का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, क्योंकि जो जिस भी ईयर आप ले रहे हो उससे 1 साल कम नंबर ऑफ टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे? नहीं, ईयर 0 को करने के लिए तो पावर माइनस में आती है। ये n-1 का मतलब देखो, हाँ 3-2 यही करना था ना। अगर आपको ईयर 3 की प्राइस जानी और प्राइस उसने ईयर 1 की हुई है तो कितनी दफा इन्फ्लेट करना था? 2 टाइम्स करना था ना। तो हमने क्या किया, अगर हम थर्ड ईयर का करें तो उससे पिछले साल यानी ईयर 2 पावर में। इसलिए मैंने कहा n-1 का क्या मतलब है? प्रीवियस ईयर। इस तरीके से आप क्या करोगे, ये आप रियल कैश फ्लो से, रियल ऑपरेटिंग कैश फ्लो से नॉमिनल ऑपरेटिंग कैश फ्लो बना लो। समझ आ गया बात? क्यों जी, समझ आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। अच्छा, और कौन सी चीज है? अब थोड़ा सा मैं फॉर्मेट आपके सामने दोबारा रखता हूं ताकि आप हम ये देखेंगे
ये हमने तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो की रियल से नॉमिनल बनाना सीखा है, और कौन कौन सी कैश फ्लोज है वहां पे भी तो हमें नॉमिनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिर्फ फॉर्मेट आपको दिखाता हूं अभी मैं। ये कंप्लीट नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ जितना चाहिए वो हम देखें। ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो नॉमिनल में कैसे बना ली, ये सीखने ना। टैक्स को कैसे करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। टैक्स को हमें कोई अलग से इंफ्लेट करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैंने ऑपरेटिंग कैश फ्लो सारी की सारी आफ्टर इन्फ्लेशन ली है तो टैक्स रेट इसी पे तो अप्लाई करना था मैंने, इसलिए टैक्स एक्सपेंस या टैक्स को मुझे इंफ्लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाए, मुझे उसके लिए कोई अलग स्टेप नहीं करना। ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर रियल थी टैक्स भी रियल होगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर नॉमिनल थी तो टैक्स भी नॉमिनल ही होगा। ठीक हो गया, डन हो गया। अगली बात करते हैं टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंस, जो कि डेप्रिसिएशन हुआ। कैपिटल अलाउंस को अभी क्योंकि सबने टैक्स का नहीं पढ़ा हुआ सब्जेक्ट, तो अपनी माइंड में क्या रखो, क्या है, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। अब इस पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट वैसे ही नहीं होना, कैपिटल अलाउंसेस यानी डेप्रिसिएशन के ऊपर जो टैक्स सेविंग आ रही है इस पे इन्फ्लेशन का असर नहीं होना था। क्यों नहीं होना था? नहीं, वजह नॉन कैश आइटम की नहीं, वजह यह है कि डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट की जाती है वो तो एसेट के ऊपर किया जाता है। एसेट तो आप ऑलरेडी खरीद चुके हुए हो, इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू में तो चेंज ही नहीं आना, वो तो आप आज ही खरीद लिया था ना आपने, मशीन जो बाय की थी वो तो आज ही खरीद ली। अब इन्फ्लेशन की वजह से उस मशीन की वैल्यू में थोड़ी ना चेंज आ रहा है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू में चेंज आना शुरू हो जाए। सो डेप्रिसिएशन इज ए काइंड ऑफ ए कॉस्ट जो इन्फ्लेशन से इफेक्ट हो ही नहीं रही, क्योंकि वो इन्फ्लेशन से इफेक्ट नहीं होती, इसलिए टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस पे भी कोई फर्क नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें टैक्स के लिए कोई अलग से कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है इन्फ्लेशन को इंक्लूड करने में। एक एलिमेंट में आता है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, दूसरे एलिमेंट में वैसे ही नहीं आना था, है ना। फिर क्या आता है, चिंता यहाँ पे मेथड काम नहीं ना करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, इसमें आप देखो फौरन जो आपके माइंड में रीवैल्यूएशन आता है, ये रीवैल्यूएशन मेथड किसका है, अकाउंटिंग का। हम अकाउंटिंग की तो यूज नहीं करें, चाहे रीवैल्यूएशन हो जाए एसेट की, चाहे डेप्रिसिएशन का कोई और मेथड हो जाए, है तो ये नॉन कैश है, ये तो आनी ही नहीं है। एक्चुअली क्या आना है, सिर्फ टैक्स इफेक्ट आना है, टैक्स बेनिफिट आना है जो हमें टैक्स अथॉरिटीज हमें प्रोवाइड। अब आपको पता है, इतना तो पता था, टैक्स अथॉरिटीज कोई रीवैल्यूएशन को नहीं मानती। ये फिर मैं टैक्स अथॉरिटीज नहीं मानती, वो कहती है कि भाई हमने आपको अपना तरीका बता दिया, उसमें एसेट जितने का खरीदा है हम उस पर आपको अलाउंस दे देंगे, इसीलिए उसको डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज नहीं करते, वो डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज नहीं करते, वो आपको कहते हैं कैपिटल अलाउंस, कहते हैं डेप्रिसिएट तो कर ही नहीं रहे, हम आपको क्या दे रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट एक अलाउंस दे रहे हैं, आप वो कैलकुलेट करो, हमने भी उस पर टैक्स सेविंग देनी, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन की वैल्यूएशन कोई चक्कर आना है। ठीक है, समझ आ गया वो। अच्छा, अब क्या है, अगला क्या स्टेप है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में चेंज कैसे आएगा, वो मैं जब आपको वर्किंग कैपिटल पढ़ाता हूं ना, क्योंकि पहले उसकी कैश फ्लो कैसे बनाते हैं, उसी वक्त मैं आपको अगली एग्जांपल में, ऑल्दो नोट्स में शामिल नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल बना के दिखाऊंगा कि अगर वो वर्किंग कैपिटल में इन्फ्लेशन का कह दे तो आपने कैसे दे, उसकी नॉमिनल कैश फ्लो बनाएंगे, उससे कैश फ्लो कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको वर्किंग कैपिटल की एग्जांपल में सिखाता हूं। ठीक है, उससे आगे क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यूजुअली कब होनी है, स्टार्ट ऑफ द ईयर, यानी ईयर जीरो में आज ही, उसमें इन्फ्लेशन का असर होगा नहीं, उस पर भी कोई इन्फ्लेशन का असर नहीं होना। बिल्कुल आखिर में कौन सी रहेगी, ये स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू को के अंदर अव्वल तो मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखा कि स्क्रैप वैल्यू पहले ही नॉमिनल दी होती है,
पहले ही क्वेश्चन में क्या किया होता है, रियल फॉर्म में नहीं वैसे किस फॉर्म में दी होती है, नॉमिनल। लेकिन फिर भी अगर रियल फॉर्म में दे दे तो इसका नॉमिनल कैश फ्लो बनाने का तरीका ऑपरेटिंग ही है। क्या है, ऑपरेटिंग ही है, यानी जो ऑपरेटिंग वाला फॉर्मूला पढ़ा वो ही इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो प्रेफर्ड मेथड है उसमें रियल कैश फ्लो से नॉमिनल कैश फ्लो कैलकुलेट कर। समझ आ गया ये बात? क्यों जी? मोस्टली क्वेश्चन स्पेसिफिक होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन जनरल का भी होता है, लेकिन क्योंकि मेथड नहीं बताया हुआ तो करना तो एक ही तरीके से था, स्पेसिफिक होता है जनरल। ठीक है। अच्छा, इसी बात से जरा एक चीज और समझो, वो क्या, अगर सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए मान लो सवाल उसने कहा रियल मेथड से करो, किस मेथड से, रियल मेथड से, और क्वेश्चन में आपको रियल कैश फ्लो यानी विदाउट इन्फ्लेशन नहीं विद इन्फ्लेशन वैल्यूज दी हुई है, यानी नॉमिनल कैश फ्लो दी हुई है, तो क्या करोगे आप? तब तो आपको पहले तो इन्फ्लेशन निकालनी ही पड़ेगी ना, कैसे निकालोगे आप? इसी का क्या हो जाएगा, ये जो 1 + i की पावर n से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, तो ये हमें करना पड़ सकता है। ये एक ही क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा जिसमें उसने नॉमिनल कैश फ्लो का डेटा दिया हुआ था और कहा मुझे रियल मेथड से करके। ठीक है, तो वहां पे क्या करना है आपने, इसी फॉर्मूला से वो एडजस्ट करके रियल कैश फ्लो बना, वो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में देख लेंगे, एक ही मर्तबा आया हुआ। ठीक हो गया? तो ये है इन्फ्लेशन को इंक्लूड करने का तरीका, इसमें कोई सवाल? जी ऑनलाइन वालों, इस पे कोई सवाल? आगे बढ़े, ये समझ आ गया ना? ये अभी हम जो एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके अगर हम 10 से 15 सवाल करेंगे ना, अगर हमने मिसाल के तौर पे 15 सवाल किए हैं, 15 में से 13 सवालों में तमाम एडजस्टमेंट्स आपको नजर। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर सवाल ही मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा, अब चलते हैं वर्किंग कैपिटल को। पहले तो ये समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, उसके डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए कुछ फंड्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जो एक तरह के समझ लो ब्लॉक हो जाते, फंस जाते हैं, हम उसको फिलहाल यूज नहीं कर सकते। ऐसे फंड्स को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। क्या बोला जाता है? मिसाल के तौर, मैंने अगर मशीनरी एक बाय करने का सोच रहा हूं, तो मशीनरी से बाय करके प्रोडक्शन करूंगा ना, जिससे मैं यूनिट प्रोड्यूस करके सेल करूं। तो एक्चुअली जब मैं इस पे प्रोडक्शन करूंगा, तो प्रोडक्शन करने के लिए मुझे फॉर एग्जांपल पहले मटेरियल बाय करके लाना, पहले मटेरियल बाय करके स्टोर में संभाल के रखना। अब जो मैंने मटेरियल स्टोर में संभाल के रखा हुआ है, उसके अगेंस्ट मैं उसको यूज कर सकता हूं, मैं उसको यूज कर सकता हूं। क्यों? वो तो पैसे मेरे ब्लॉक है, जब तक के वो इन्वेंट्री मेरी फिनिश गुड में प्रोड्यूस नहीं होगी और वो कस्टमर को हम बेच नहीं देते, तब तक मेरे पैसे ब्लॉक, ब्लॉक है ना मेरे, फंड्स मेरे इन्वेंट्री में ब्लॉक हो गए। ठीक है, या मैंने सेल भी कर दिए, कस्टमर को बेच दी ये चीजें, लेकिन मुझे
अभी तक कस्टमर ने पैसे पे नहीं किए, क्रेडिट पर सेल्स है, यानी रिसीवेबल्स क्रिएट हो गए उसके अगेंस्ट। अभी भी मेरे पास कैश मेरे पास नहीं है, वो कैश मेरा ही कैश पड़ा हुआ है कस्टमर के पास, तो मेरे पैसे ब्लॉक हो चुके हुए हैं कस्टमर। अब वो कैश जो मेरा ब्लॉक हो चुका हुआ है, इसी को क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल। तो एक प्रोजेक्ट करूंगा तो इन्वेंट्री भी चाहिए, क्रेडिट पे सेल करके मेरा कैश ब्लॉक भी होना है रिसीवेबल्स में, इसको क्या बोला है, वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल भी रेलेवेंट कैश वैल्यू है, रेलेवेंट कैसे, फ्यूचर में ये इन्वेस्ट होना है। सेकेंड, प्रोजेक्ट करेंगे तो फंड्स ब्लॉक होंगे, वरना ये ब्लॉक नहीं होंगे, और जब ब्लॉक होंगे तो एक्चुअली कैश मेरा इन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस में। तो तीनों एलिमेंट हैं, रेलेवेंट हैं, इसलिए ये भी कैश फ्लो का पार्ट, ये भी कैश फ्लो का पार्ट। अब इसको इंक्लूड कैसे करना है, तो इसमें सबसे पहले तो काम हम क्या करेंगे, हम ईयर बाय ईयर देखेंगे, हम ईयर बाय ईयर देखेंगे कि आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए कितना है। पहले साल बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, दूसरे साल कितना चाहिए, तीसरे साल कितना चाहिए। हम सबसे पहले रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल देखेंगे, और ये याद रखना, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आमतौर पर 1 ईयर इन एडवांस होता है, यानी स्टार्ट ऑफ द पीरियड, क्योंकि पहले साल बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के लिए जितनी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट चाहिए वो मैं साल के शुरू में इन्वेस्ट करता हूं, साल के शुरू में उसके पैसे साइड पे करता हूं, है ना। इसी तरीके से अगर मुझे ईयर 2 में जितना वर्किंग कैपिटल चाहिए उसके लिए मैं वो फंड्स ईयर 2 के शुरू में ही उसके पैसे मुझे अदा कर देने, इसलिए जितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होगी, स्टार्ट ऑफ द पीरियड। स्टार्ट ऑफ द पीरियड की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है जो मैं बार स्टार्ट ऑफ द पीरियड में स्ट्रेस दे रहा हूं, नहीं, इन्फ्लेशन अगर ना हो तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं। यस, कि जब मैं इसकी कैश फ्लो बनाऊंगा तो कैश फ्लो पिछले साल में जाएगी, क्योंकि अगर इसकी जो कैश फ्लोज हैं वो स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो तो कहां रिकॉर्ड होते हैं, प्रीसीडिंग में। इसलिए जब मैं इसकी कैश फ्लोज कंस्ट्रक्ट करूंगा इस वर्किंग कैपिटल की तो वो आएंगी प्रीसीडिंग पीरियड। ये सिग्निफिकेंस है इसकी स्टार्ट ऑफ द पीरियड, समझ आ गया बात। नेक्स्ट वो ये कि हमें सिर्फ कैश फ्लो बनाने के लिए सिर्फ इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल देखिए, इंक्रीमेंटल का मतलब कितना चेंज है। अब इसकी क्या वजह है, तो मैं मिसाल दे रहा हूं कि आपको वर्किंग कैपिटल ईयर 1 में चाहिए 500 का, कितना, और ईयर 2 में चाहिए, वो कहते हैं आपको 800 का वर्किंग कैपिटल। आपने ईयर 1 का 500 वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ था, तो ईयर 2 के लिए कितने पैसे वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते, सिर्फ 300। क्यों, क्योंकि 800 की अमाउंट को पूरा करने के लिए 500 तो पहले ही मेरे ब्लॉक है। मुझे ईयर 2 के ऑपरेशंस को रन करने के लिए अगर वो कहता है कि 800 के फंड्स ब्लॉक करने पड़ेंगे, मैं बोलूंगा 5 तो पहले ही ब्लॉक पड़ा हुआ। तो 800 के स्केल को 800 के लेवल पर पहुंचने के लिए मुझे कितने और इन्वेस्ट करने हैं, 300 ही इन्वेस्ट करने, 300 रुपया मैं और साइड पे कर दूंगा, 800 पूरा हो जाए। इसलिए वर्किंग कैपिटल में कौन सा आना है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल, यानी जितना वर्किंग कैपिटल में चेंज आ। वजह इसकी क्या है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में जो मेरे फंड्स ब्लॉक है वो इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स में, ये दोनों के दोनों क्या हैं, करंट एसेट्स। और एसेट्स की क्या खासियत होती है, उनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, डेबिट बैलेंस नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो उनके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो जो पिछली पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस था वो स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस के तौर पे तो पहले ही आ रहा है, मुझे उसके बैलेंस को इंक्रीज करने के लिए सिर्फ डिफरेंशिएट करना। इसी में इसका मतलब है अगर वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो जाए, मिसाल के तौर पे वो ईयर 3 में कहता कि मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए था 900 का, यानी बिजनेस में मैंने कितने इन्वेस्ट कर रखे हुए हैं 900, लेकिन ईयर 4 में सिर्फ मुझे फंड्स ब्लॉक करने 600 के,
अब क्या होगा, 300 निकाल लूंगा, मैंने 900 ब्लॉक किए हैं, जरूरत मुझे सिर्फ 600 ब्लॉक करने के, 300 निकाल लूंगा मैं। तो वो अब 300 क्या होगा मेरा इनफ्लो, क्योंकि मैंने निकाले हैं उसमें से। जब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या होगा मेरा आउटफ्लो, मुझे अपनी जेब से पैसे उस एक्टिविटी में लगाने। तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ सारा रिक्वायर्ड नहीं कैश फ्लो बन जाएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो बनेगा। तो कैसे बनेगा वो एग्जांपल से लर्न करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों जी, क्यों ऐसा हो रहा है? पूछ ले यार जी, क्लियर है ये बात? आगे बढ़े, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, वो ये कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया, 4 साल लाइफ थी, ईयर 4 आ गया। तो प्रोजेक्ट के एंड पे इस वर्किंग कैपिटल का क्या होगा, जितना हमने वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, ये सारी का सारा क्या हो जाएगा हमारा रिकवर, जीरो हो जाएगा एट द एंड, या रिकवर हो जाएगा एक ही बात। रिकवरी की एंट्री क्या होगी, वो इनफ्लो आ जाएगा, कोई जितने फंड्स ब्लॉक है वो आगे निकल आएंगे। प्रोजेक्ट जब खत्म होगा तो उसकी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, अब और तो कोई इन्वेंट्री नहीं ना चाहिए, इन्वेंट्री जीरो। रिसीवेबल से जो पैसे लेने थे वो भी हम रिकवर कर लेंगे, भाई और तो चीजें बेची नहीं। वरना क्या होता है, वो रिसीवेबल में पैसे साइकिल में रहते हैं, आप एक वक्त में कस्टमर से रिकवर करते हो, वो बैलेंस जीरो करते हो, लेकिन उसी वक्त कस्टमर आपसे नई चीजें खरीद के चला जाता है, तो एक साइकिल में रहता है, इसकी वो रिकवरी नहीं आती। लेकिन जब प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया तो कस्टमर से कैश तो रिकवर कर लिया, कैश तो इनफ्लो हो गया, लेकिन वो आपसे नहीं गुड्स तो खरीद के गया ही नहीं, आप बना ही नहीं रहे, आपका काम ही बहुत बंद हो गया, प्रोजेक्ट ही बंद हो गया। तो रिकवरी के केस में होगा क्या होगा आपका, वो आपके रिसीवेबल जीरो, इन्वेंट्री जीरो, दैट मींस आपका वर्किंग कैपिटल में जितने फंड्स ब्लॉक थे वो क्या हो जाएंगे आपके रिकवर। लेकिन ये याद रखना, ये किस केस में होगा, किस केस में होगा, ओनली फॉर द प्रोजेक्ट एंड नॉट फॉर द ऑन गोइंग बिजनेस। क्या फर्क होता है एक ऑन गोइंग बिजनेस और एक प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट एक टाइम स्केल है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, उसके बाद उसे खत्म हो जाना है। हम यहाँ पे अक्सर जो सवाल करेंगे वो प्रोजेक्ट के बारे में करेंगे, इसका एक स्पेसिफिक टाइम स्केल है जिसके बाद उसने खत्म हो जाना। लेकिन ऑन गोइंग बिजनेस खत्म नहीं होता। अब अगर बिजनेस ने खत्म नहीं होना, उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो उसकी कोई रिकवरी भी नहीं है। इसलिए जो रिकवरी वाला पॉइंट है, that in the last year there will be an assumption that all working capital will be recovered, ये यानी वो बताएगा नहीं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट assumption है कि सारा वर्किंग कैपिटल रिकवर हो जाएगा, वो अप्लाई होगा फॉर प्रोजेक्ट, ऑन गोइंग बिजनेस के लिए अप्लाई नहीं। तो इन 3 प्रिंसिपल्स पर हमने लर्न करना है वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो क्या होती है। देखें जी हम, क्यों जी, देखें हम, चल इसकी मैं पहले आपको मैन्युअली एग्जांपल से करते हैं, पहले मैन्युअली एग्जांपल से करते हैं और फिर चलते हैं स्प्रेडशीट। एक एग्जांपल ये देखते हैं, फिर एक और एग्जांपल मैं खुद लिखूंगा, आप लोग नोट कीजिएगा, जिसमें मैं शामिल करूंगा इन्फ्लेशन, कि आपको एक डेटा दिया होगा और उसमें वर्किंग कैपिटल में जो चेंज आ रहा है वो ड्यू टू इन्फ्लेशन आ रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन के साथ आ जाएगा तो आप उसकी कैश फ्लो कैसे करें, ठीक है? तो ये हम एक प्रोजेक्ट करे थे जिसकी लाइफ है 4 साल, उसके लिए उसने वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए वो हमें बता दे कि ईयर 1 में 500 का, 2 में 700 का, 3 में 1000 का, 4 में 600 का चाहिए, ठीक है? हमने इसकी क्या बनानी है, कैश फ्लोज के अंदर सबसे पहले ईयर 1 में वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, ऑलरेडी कितना इन्वेस्टेड है, जीरो, तो कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 500। तो अगर मैं इसकी आगे कैश फ्लोज देखूं तो कितना होगा, 500। ये इनफ्लो होगा या आउटफ्लो, आउटफ्लो, तो माइनस में लिखता हूं। हम जब भी कैश फ्लो बनाते हैं इनफ्लोज को प्लस में, आउटफ्लोज को माइनस में।
ठीक है। नेक्स्ट अब ईयर 2 में टोटल वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए था, ऑलरेडी कितना इन्वेस्टेड है 500, तो कितना कैश फ्लो आ जाएगा माइनस में ना, क्योंकि और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कौन सी सेकंड की, आपको ये 2 की उसने कहा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड की हेडिंग है ना, कितने 700 का चाहिए, पहले से कितना इन्वेस्ट हो रखा हुआ 500 इन्वेस्टेड है ना, तो पैसे कितने और शामिल करने हैं आपको, डिफरेंस देखने ना, तो ये 200 आपकी कैश फ्लो बननी, समझ आ गया। कैश वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट आपको 200 तक, कैश फ्लो जब बनाओगे 200 देखो, ठीक है। इसी तरह से ईयर 3 में 1000 चाहिए, तो कितना आ जाएगा 300, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि पैसे इन्वेस्ट होते जा रहे हैं और जेब से लगते जा रहे हैं, तो आउटफ्लो का प्लस होगा जी। नीचे वाले में क्या हो रहा है, 1000 से रिकवरी हो गई, मेरे फंड 1000 के मैंने ब्लॉक कर रखे हुए हैं, लेकिन अब मुझे 1000 नहीं चाहिए 600 चाहिए, तो 400 की मेरी क्या आ गई उसमें रिकवरी, तो ये क्या होगी इनफ्लो। लेना डिफरेंशियल ही है, लेकिन अगर रिड्यूस हो रहा है तो इनफ्लो, इंक्रीज हो रहा है तो आउट। अब 4 साल खत्म हो गए हैं और चौथे साल के एंड पे मैंने क्या assumption दी है कि वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा रिकवर, तो रिकवरी की कैश फ्लो कितनी आएगी, ये रिकवरी, क्योंकि 600 इन्वेस्ट किए हुए ना मेरे, इस वक्त मेरी इन्वेस्टमेंट 600 की थी, जब वो रिकवर हुए तो मेरे वापस आ गए। ठीक हो गया। फिर सोच ले भाई, आगे बढ़े। यार तूने जहां भी तूने लेट आना होता, तूने लाहौर को कोई अलग ही कोना पकड़ा होता। अच्छा जी, अब आखिरी पॉइंट इसमें जरा देखो, ये कैश फ्लो तो आपने बना ली, इसका पीरियड क्या होगा, तो मैंने क्या बताया वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कब होती है, स्टार्ट ऑफ द पीरियड में, कब होती है स्टार्ट ऑफ द पीरियड में, और स्टार्ट ऑफ द पीरियड अगर कोई कैश फ्लोज हैं तो उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं प्रीसीडिंग में, तो प्रीसीडिंग का मतलब ये है कि जो ये ईयर 1 में कैश फ्लो मुझे चाहिए, ये एक्चुअली कौन सी कैश फ्लो है ईयर 0 की, ये 200 कब आ रहा है ईयर 1 में, ये 300 बना ईयर 2 में, 400 फॉर ईयर 3 एंड 600 फॉर ईयर 4। ठीक है, तो प्रीसीडिंग का ताल्लुक ये है कि जिस भी ईयर की मैंने कैलकुलेशन की है कैश फ्लो से प्रीसीडिंग ईयर में कैलकुलेट, समझ आ गया, यहां तक कोई सवाल, तो जी यहां तक कोई सवाल, ओहो मैंने खोला कुछ था, खोल कुछ था। अच्छा, अब इसी सवाल को 150%, इसी सवाल को जनाब हम देखते हैं कि हमें ये वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लो कंस्ट्रक्ट कैसे करें। एक तो मेन फॉर्मेट बनाएंगे, आज इंशाल्लाह भी हमने फॉर्मेट भी देखना है इसके बाद,
और मेन फॉर्मेट बनाने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हमें ये जो वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लो जो उसमें आ रही है उसकी सेपरेट वर्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ, लेट्स सपोज वर्किंग वन की, ताकि ये रेफर हो सके कि ये जो आपने वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लो बनानी है ये एक सेपरेट वर्किंग के तौर पे, ठीक है। लिख देते हैं वर्किंग कैपिटल कैश, या सिर्फ वर्किंग कैपिटल भी लिख दो ठीक, अगर आप सिर्फ वर्किंग कैपिटल भी लिख दोगे तो भी ठीक है, ठीक है जी। बड़ा सही, ठीक है। 10 से 14 पे कर दिया ना, 18 पे कर दिया साइज। अच्छा, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ईयर्स लिख लो। 4 साल लाइफ है ना प्रोजेक्ट की, तो ईयर 4 तक लिख लेता हूं। ठीक है, ईयर 4 तक लिख लेना। और उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो लिखना है रिक्वायर्ड एट स्टार्ट। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल की ही बात हो रही है, लेकिन ऊपर चूंकि हेडिंग वर्किंग कैपिटल की मौजूद है तो पूरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड एट स्टार्ट पूरा लिखने की जरूरत है। सिर्फ ये लिख दो रिक्वायर्ड एट स्टार्ट, ताकि मार्कर को पता लग जाए या एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड एट स्टार्ट। और जो भी वर्किंग कैपिटल है वो आपने क्या करना है, वो रिकॉर्ड कर लेना। यहाँ पे रिक्वायरमेंट गिवन थी, अभी मैं अगली एग्जांपल करवाऊंगा जिसमें रिक्वायरमेंट कैलकुलेट भी करनी, ठीक है, इन्फ्लेशन की छूट, ताकि समझ आ जाए कि कभी कैलकुलेशन भी करनी पड़ती। वो कितने है, कितना था 500 का, फिर कितना है, फिर 1000 और आखिर में था। आपने ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड एट स्टार्ट लिख लेना, जिस भी ईयर का है। ये याद रखें, मैंने हेडिंग ही रिक्वायर्ड एट स्टार्ट दिया हुआ है, इसका मतलब है ये जो ईयर 1 में 500 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, दिस इज 500 एट स्टार्ट, 700 एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, 1000 एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 3। ये भी कैश फ्लो नहीं बनाई कि मैं इसको प्रीसीडिंग ईयर में लिखूं, अभी मैंने सिर्फ क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट। अब मैंने क्या बनाना है, इससे कैश फ्लोज बनानी है। अब चूंकि ये रिक्वायरमेंट स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो कैश फ्लोज कैसे बनानी है, प्रीसीडिंग ईयर में। इसलिए जब मैं कैश फ्लो बनाने लगा हूं तो एक साथ पीछे आ गया, कैश फ्लो बनाने लगा हूं तो मैंने क्या किया है, मैं एक साल पीछे आ गया। कितना आ गया, अब ये -500 कैसे देखना चाहिए, आप सबसे पहले देखो कि फॉरेन अभी ऑलरेडी कितना इन्वेस्टेड है वर्किंग कैपिटल, 0, वो ये 0 में लिखा ही है। अभी कितना फॉरेन इन्वेस्टेड है, वो कितना है 0 में ना, वो ईयर 0 के नीचे ऑलरेडी ब्लैंक खाली, उसको रेफरेंस इसमें से करो माइनस, ईयर 1 में कितना चाहिए उसका रेफरेंस। आपने ये फॉर्मूला लगा के वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लो एस्टिमेट करना, समझ आ गया। नोट कर लो बेसिक इसका फॉर्मूला, इसका ना फॉर्मूला तो पेपर में नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, ताकि घर जाके जब आप इसकी प्रैक्टिस करो तो आपको ये बात समझ आ जाए। ठीक है साथ, ठीक है रीच, अहमद और बाकी लोग भी, यार इधर देख ले तेरी मेरे पास, मैंने पहले दिन कहा था कि कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूं ना, तो उस वक्त ध्यान कितना आ गया ये -5, समझ आ गई ये बात।
नेक्स्ट अगर आपको कैश फ्लोज बनानी है तो दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत, जो तरीका मैं आपको एक्सेल में बता रहा हूं उसमें दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़नी। आपने सिंपली अब क्या करना है, इसको ड्रैग करना, तो आपके पास ये वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लो खुद ब खुद क्रिएट हो। देखो अब यही बनाई है ना अभी हमने, ईयर 1 में -300 की कैश फ्लो थी, 2 में सॉरी ईयर 1 में -200 की थी, 2 में -300 की, 3 में 400 का इनफ्लो था और आखिरी साल क्या था 600 का इनफ्लो। देखो वो खुद ब खुद बन। तो आपने इस तरह से एक्सेल के ऊपर ये काम करना है। समझ आ गया ये बात? मैं जब कह रहा था कि इसको लिख लो, नोट कर लो, उस वेले गप्पा मार रही थी। अब ये रटा ना और ना C47 माइनस B47 क्या साडा पता भी कोई नहीं। फीस थोड़ी सी कम है ना, है? कल सबने जो 1000 का लेके आएगा उसी को सिस्टम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। खुद का यार, मैंने अपनी तरफ से नहीं मांगे, आप लोगों ने खुद ऑफर किए, मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। ओके, एग्रीड, डन। ये सिस्टम और चाहिए। हाँ हाँ, कल आपको मिलेगा, 1000 लेके आना है। ना 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 ना, 1000 ही ठीक है भाई। कितने हो गए? 1 2 3 4 हाय हाय, कल की दिहाड़ी थी पूरी है। वजह वजह नहीं, कैसे ऑफर किया मुझे तो नहीं सुनाई दिया, अपने लेके आई इस तो के ना नहीं है। मैं और फादर शेयर तो एक ही स्क्रीन तो ये भी तो आ रही थी, उसने तो फिर गलत कर देना, ये तो ठीक होगा। अब साथ ये सामान लगना चाहिए, जितने पैसे खर्चे ना उसे लगने जरूरत ही नहीं। कोई बड़ी बात है मार्केट जाओ ना, कहते शॉपर ने डबल कर देना। ये तो ना हुकूमत ने पैसे लाए ने ना कि खरीदो, कहते शॉपर की जरूरत ही नहीं, मुझे चुकी रह के जा रहे होंगे शिफा। पागल गया बड़ा, मैं जेब की पा लेना। फिट हो गया काम है, साडी कौम ना सलूक यही होना चाहिए, वो जो वरना बाद नहीं आते। वैसी बड़ी महंगाई हो गई क्या मियां साहब के दौर। हाय हाय, मैं की दसा वैसे मेरे ओपिनियन में नहीं जानी चाहिए, नहीं जो भी हो, मतलब कोई भी होगा, खराब यही होने। मसला ये होता है कि चेंज इन गवर्नमेंट, एक तो जो भी है ना अनफॉर्चुनेट, सारी लुटेरे, सारी 1 to all, 0 to 100, 0 to 100, सारी लुटेरे, 100% लुटेरे, 100%। सर मौका चाहिए होता है सर। हाँ, मैं शरीफ इसलिए हूँ, मेरी शराफत क्या होती है, मुझे मौका नहीं मिला, मुझे एक मौका मिला, एक ऑफर ही मैंने फौरन कर लाओ, 2000 रुपया पकड़ाओ मुझे, इतनी शराफत है मेरी है। हाँ लिटरली, वाकई इतनी ईमानदारी है मेरे। मैं चेंज के इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है इंतहाई पुअर, लेकिन मैं चेंज के हक में इसलिए नहीं हूं क्योंकि चेंज इटसेल्फ अच्छा खासा डेंट डाल दे। चेंज इटसेल्फ कैसे डेंट डाल देता है? देखो चेंज आने की सूरत में होगा क्या,
हाँ, बिजनेस के अंदर से अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं, उसकी वो इन्वेस्टमेंट करने से रुक जाता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज डाउन। फिर हुकूमत ने बेदरेज पैसा लुटाना होता है, जलसे हो रहे हैं, उसका थोड़ी होना है, इकोनॉमिक बर्डन है उसके ऊपर, कोई इकोनॉमिक बर्डन डाल दिया तो जो पहले लूट रहे थे वो तो लूट ही रहे हैं, उल्टा इस किस्म के खर्चे के ऊपर भी हमारे ऊपर डाला हुआ है, इकोनॉमिक प्रेशर भी डाल दिया, तो काट कट होते ना मारो। मैं सिर्फ बिल्कुल वही बयान कर रहा हूँ, वो एक बड़ी पुरानी कहानी सी है कि एक बादशाह होता है, कहता है कि जी देखा मैंने अपनी आवाम को जो है ना बड़ी फैसिलिटेट किया हुआ है, ये देखो ये ना बड़ा खुश है मेरी आवाम मुझसे। तो एक वजीर होता है, कहता आप आवाम के ऊपर जुल्म भी कर लेना, इन्होंने कुछ नहीं। तो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। कहता आप करके देख लें। एक ब्रिज होता है, कहता है आप ऐसा करें उस पर टैक्स लगा दें कि जो भी ब्रिज से क्रॉस करेगा उसने एक अमाउंट पे कर दी। और वो ब्रिज का एक मामला ऐसा होता है कि जो उनकी रेजिडेंस और उनकी जो वर्क प्लेस है उसके दरमियान बड़ा एक इंपॉर्टेंट ब्रिज, उसके बगैर गुजारा नहीं, तो उस पर टैक्स लगा देते हैं। अब टैक्स लग जाता है तो आवाम बड़ा शोर बजाती है, देखा मैंने कहा था लिखते हैं अभी 10 दिन 15 दिन बाद कोई आता ही नहीं, कोई एहतजाज कुछ नहीं, लोग टैक्स दे रहे। कहते आप एक आपको नहीं तसल्ली, आप एक और काम करें, वापसी में भी लगा दे, वापसी भी लगा देते हैं। फिर 10 दिन 15 दिन आवाम का शोर शराबा, महल के बाहर उसका रश लगा होता है, फिर खामोश, चक्कर नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आवाम कम होती जाती है, सब घर पे सब टैक्स देने शुरू करते हैं। कहते हैं और तो और जुल्म करें, आप ऐसा करें इसको, उनसे कहें कि आपने टैक्स भी देना है और साथ उधर लोग खड़े होंगे वो आपको तो छितर भी मारेंगे। इस पे तो बड़ा ही शोर मचता है, कहते ये बादशाह कहते तो बड़ा जुल्म तुमने कर दिया। कहते आप सब्र करें, 15 दिन गुजरते हैं, इस तरह 15 दिन के बाद भी लोग खड़े होते हैं। बादशाह का देखा एक स्टेज आ जाती है आवाम की कि जब वो खड़ी रहती है, ये बहुत जुल्म हो गए। उनका बादशाह दूर जाके सुन तो ले आवाम क्या कह रही है। आवाम का एहतजाज ये है कि उधर बंदे बनाए, टाइम बड़ा स्लो होता है हमारा, तो हम सारी चित्रौल की वजह नहीं है, हम प्रोसेस को क्यों स्लो कर दें अपनी इकोनॉमिक का। मैंने अगर 100 रुपया कमाना है उसमें से 50 तो हुकूमत ने लूट लेना है। इस किस्म के जो काम होते हैं उस टाइम पीरियड में 50 के बजाय 60 रुपए लूटना शुरू हो जाते हैं। मैं कहता हूँ यार वो 50 ही ठीक है, इसलिए मैं इस ओपिनियन पे यार नहीं चेंज होना चाहिए, बस इसको ये आई है, ये अब 5 साल यही लूटे, फिर 5 साल बाद एक नॉर्मल प्रोसेस है अगर लूटे, उस पर जरा हमारा वो जो एक्स्ट्रा 10 रुपए बच जाएंगे अभी। नहीं क्यों, ये क्लियर हो गया ये बात? अच्छा सॉरी, मैं अब सिस्टम के ऊपर आ रहा हूँ। तो सिस्टम में ना असल में नोट्स नहीं, कोई सिस्टम के केस में ये होता है कि एक तो ना सिस्टम को पहले प्री इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो इस वजह से वो मुझे अक्सर भूल जाता है। मैंने हालांकि क्लासेस लैब में रखी इसलिए, लेकिन मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जिस दिन हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन करनी जो कि इंशाल्लाह कल से करने हैं, तो वो मैं पहले ही प्री इन्फॉर्म करूंगा, हमने करना ही सिस्टम से, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कल चलना है। अभी टोकन नहीं ना डाला, टोकन से दोस्तों ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे वो हम आपको यहीं पे करेंगे। अभी के लिए इसी वजह से देखो आप अभी थोड़ा बहुत नोट कर सकते हो कि एक्सेल पर किस तरह से वर्किंग की, लेकिन घर जाकर आपको उसको खुद प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस की सपोर्ट के लिए यही गूगल शीट आपके पास अवेलेबल। अगर आपको देखना हो कि क्या किया था तो ये गूगल शीट अवेलेबल है, आप इसको एक्सेस घर पर भी कर सकते, ठीक है। हाँ ये मैं फिर बता दूं, कल इतना सुस्त होके सिनेमा की मूवी देखने नहीं आना, उसकी वजह यह है कि कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं उसकी सपोर्ट अवेलेबल नहीं होगी घर के अंदर। यानी जो क्वेश्चन मैं यहां पर करूंगा वो चूंकि मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे करना है वो शेयर्ड नहीं है, चूंकि वो शेयर्ड नहीं है तो वो फिर
आपके पास एक्सेस उसकी अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए आपको साथ साथ परफॉर्म करना है। समझ आ गया बात? हाँ जी, ये एक्सेल नहीं, ये गूगल शीट है, वर्ड भी नहीं है, गूगल शीट है भाई। करता हूं तुझे पेंट में, उसको 3D बोलेंगे, 3 डायमेंशनल होगा वो। ये लिंक मैंने आपको शेयर किया हुआ ना ग्रुप में, कर दिया हुआ। हाँ, आप लिंक पे क्लिक करोगे ये शीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूं, आप लोगों ने उसको पहले एक एग्जांपल को नोट कर लें, फिर देखते हैं उस एग्जांपल के अंदर आपने वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे, ठीक है। ये एग्जांपल में प्योर खुद से लिख लो, इसको मैं जरा सिलेक्ट करके बढ़ा देते हैं, उसको 14 ही कर देते हैं। लिखता हूं अ प्रोजेक्ट, यार अब नोट कर लो, एज ए लाइफ ऑफ 4 years, प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है? 4 years। वर्किंग कैपिटल required at the start of the project is $1,000 लिख लो, is $1,000। This working capital will increase with the rate of inflation of 5% कर ले, ठीक है। हमने क्या करना है? प्रिपेयर दी कैश फ्लोज, हमने इस वर्किंग कैपिटल की क्या बनानी है? कैश फ्लोज बनानी है। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो लिखी, इसको नोट कर लो जरा। ठीक है जी, अब जरा देखते हैं कि इस सवाल के अंदर इस छोटी सी एग्जांपल में वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड अब गिवन नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ता है, और अक्सर सवालों में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन्फ्लेशन की बेसिस पर ही कैलकुलेशन, तो वो कैसे बनेगा? तो इसी तरह सबसे पहले तो ईयर्स लिख लेते हैं, उसके 0 से स्टार्ट करते हैं, 4 साल प्रोजेक्ट की लाइफ है, 4 साल तक लिखिए, ठीक है। और हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड एट स्टार्ट। अब कितना है? जब कहा कि प्रोजेक्ट के शुरू में चाहिए, तो प्रोजेक्ट के शुरू कब से हो रहा है? ईयर 1 के स्टार्ट से। याद रखना, अभी मैं कैलकुलेट नहीं बना रहा हूं कि 0 में लिखूं, कब से स्टार्ट हो रहा है? ईयर 1 में। कितना चाहिए शुरू में? 1। तो ये मैंने 1000 लिखी, ईयर 1 में मैंने 1000 लिखी। अब ये 2 में वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए? वो 5% इन्फ्लेट होगा। कितना इन्फ्लेट होगा? 5%। तो अब ये नोट कर लो कि आपने अब इन्फ्लेशन को कैसे इंक्लूड करना है। कैसे करोगे? आपने प्रीसीडिंग ईयर का वर्किंग कैपिटल ले लेना है, कितना रिक्वायर्ड था, बस उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन, 1 प्लस
5%। यहाँ डायरेक्टली 1.05 भी लिख सकते थे आप, क्योंकि 1 + 5% 1.05 के ही बराबर। क्यों जी, नोटेड। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कैलकुलेट करते वक्त आपने इसकी पावर नहीं लेनी, आपने इसकी पावर नहीं लेनी। वजह इसकी क्या है? पहले हम क्यों पावर ले रहे थे? क्योंकि हम फॉर एग्जांपल प्राइस हमें आज की गिवन होती थी, हम 3 साल बाद की डिराइव करते थे, तो हमें पता था कि यहाँ पे अब इन्फ्लेशन कितनी इफेक्ट होगी 3 टाइम्स, इसलिए पावर 3 आता है। लेकिन यहां जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें हम डेटा यूज करेंगे प्रीवियस ईयर का। किसका यूज कर रहे होंगे? डेटा प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का चूंकि हमने हर साल डेटा यूज करना है, तो इसका मतलब है हमें इन्फ्लेशन कितनी दफा चार्ज करनी है? सिर्फ एक मरतबा। अगर मैं ईयर 5 का भी कैलकुलेट कर रहा हूं तो डेटा ईयर 4 का अगर यूज किया तो 4 में तो 5 में आते हुए एक ही दफा इन्फ्लेट करना है ना मुझे। इसलिए यहां पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड में इन्फ्लेशन के फॉर्मूला में एक तो इसका फॉर्मूला रिक्वायर्ड में आ रहा है, कैश फ्लो में नहीं। दूसरा क्या है? सिर्फ प्रीवियस ईयर की कैश फ्लो को मल्टीप्लाई बाय 1 + रेट ऑफ इन्फ्लेशन करके आंसर आएगा, पावर लेने की जरूरत नहीं। तो आपके पास ईयर 2 का वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड निकल आया। इसी तरह से 3 और 4 का भी चूंकि कैलकुलेट करना है, तो सिर्फ क्या करोगे? इसको ड्रैग कर लो या कॉपी पेस्ट कर लो, तो आपके पास ये वर्किंग कैपिटल का रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आपके पास कैलकुलेट, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाए। समझ आ गया? अब अगर आपको कैश फ्लो बनानी तो उसका तरीका तो सेम है। क्या करोगे आप? इक्वल 0 में आओगे, इक्वल C56, क्योंकि ऑलरेडी कितना है? माइनस D56। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लो। इसी को बस कॉपी पेस्ट कर दो या ड्रैग कर लो, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो सारी की सारी बन जाएगी। उसमें देखो, वर्किंग कैपिटल जब इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली माइनस हो रहा है, और एंड पर जब रिकवर हुआ तो वो इनफ्लो हो जाता है। ठीक है जी, ये आपकी वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लो की हमने एक और एग्जांपल की, और इसमें हमने वर्किंग कैपिटल में इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट। फुल क्वेश्चन है, आपको फुल क्वेश्चन आएगा, उस फुल क्वेश्चन में ये एक वर्किंग होगी। तभी मैंने आपको यहाँ पे शुरू में बताया कि ये आपकी वर्किंग है। W1 इसीलिए थोड़ा सा रेफरेंस दिया कि शायद मेन क्वेश्चन कहीं और चल रहा है, उसमें ये एक वर्किंग है। हाँ, इस वर्किंग के मार्क्स 1 से 2 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी आ सकता है, लेकिन ये यूजुअली सीआर में भी आता है, लेकिन 1 से 2 नंबर होते हैं। ये पार्ट ऑफ द मेन क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द वर्क, जैसे टैक्सेशन पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, ठीक हो गया? ठीक हो गया? तो यहां हमने अब नेट कैश फ्लो बनाने के लिए सारे के सारे सारी की सारी जो चीजें ना वो पढ़ ली। ठीक है, अब मैं आपके सामने नेट कैश फ्लो का फॉर्मेट थोड़ा आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो अब आपको, अब अगर आप इस नेट कैश फ्लो के फॉर्मेट को देखोगे तो बाय नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि सेल्स कैसे निकालते हैं। कि आपको यूनिट दी हुई है, प्राइसेस दी हुई है, तो वो कैसे लोगे? उसमें अगर इन्फ्लेशन है तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, हमने लर्न कर लिया हुआ। इस फॉर्मेट में अगर मैं टैक्स और टैक्स सेविंग और कैपिटल अलाउंसेस कैसे निकालने हैं वो देख लिया। वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे होनी है वो हमने देख ली। तो जो हमें नेट कैश फ्लो बनाने के जो हमारे इश्यूज हैं वो हम सारे अब तक कवर कर चुके हैं। जी हाँ, आमतौर पर होता ही है
क्योंकि देखो FM में ना F9 में हर स्टेप के मार्क्स, तो अगर उसे मटेरियल में अलहदा दे दिया तो यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे मटेरियल कॉस्ट से तो मटेरियल कॉस्ट निकल आएगी, और अगर उसने लेबर कॉस्ट पर यूनिट दी हुई तो यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे लेबर कॉस्ट पर यूनिट से तो लेबर कॉस्ट निकल, इस तरह से वेरिएबल ओवर है, अल्टीमेटली तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही है। तो अव्वल तो फर्स्टली तो क्वेश्चन में गिवन ही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही, उसने आपको को मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड सेपरेट दिया ही नहीं है। अगर दे दे और उसमें इन्फ्लेशन वगैरह का डेटा सेम ही है, ये हो सकता है ना कि मटेरियल पे इन्फ्लेशन फर्क है लेबर पर इन्फ्लेशन फर्क है, फिर तो सेपरेट ही निकालना पड़े। देखिए अगर इन्फ्लेशन भी सेम है डेटा बाकी सेम ही है तो आप उसको पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करना ताकि एक ही सेल में, ठीक है जी जी जी। फिक्स कॉस्ट के बारे में ये है कि क्वेश्चन में अगर जनरल फिक्स कॉस्ट होगी ना तो वो मेंशन करेगा ये जनरल, वो कोई अपोर्शन्ड का वर्ड यूज कर लेगा, कोई एब्जॉर्ब्ड का वर्ड यूज कर लेगा, कोई एलोकेटेड ओवरहेड का वर्ड यूज कर लेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ कहते हैं कि प्रोजेक्ट के फिक्स ओवरहेड कॉस्ट है तो ये इंक्रीमेंटल ही है, रेलेवेंट ये शामिल होने वाली, ठीक है। यानी अगर उस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट उसने गिवन तो है लेकिन इंक्लूड नहीं करनी तो वो बताएगा, लेकिन अगर सिर्फ उसने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में फिक्स बता दिए हैं, इंक्लूड करनी या नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये है कि इंक्लूड करनी थी तो क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब ये कुछ चीजें ना क्वेश्चन जब आएंगे हमारे सामने वो ज्यादा बेहतर एड्रेस कर लेंगे क्योंकि चीजें हमारे सामने नजर, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने लगा हूं कि इस कैश फ्लो का आपने स्प्रेडशीट में कैसे फॉर्मेट करना है। इसमें कुछ बातें मैं चाहूंगा कि आप ऑन पेपर नोट कर लो, प्रैक्टिस में इंशाल्लाह जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो वो इंशाल्लाह हमारी साथ साथ हो जाएगी। लेकिन आज आप कुछ चीजें नोट कर लो, ठीक है, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमारा ध्यान क्वेश्चन की सोल्यूशन के ऊपर ज्यादा रहे, फॉर्मेट के ऊपर जरा कम रहे। हमने वो बातें सीखी। वो जनाब ये है, मैं यहाँ पे हेडिंग भी दे देता हूँ फॉर्मेट की, और यहाँ पे दोबारा से करते हैं, मैं 14 कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी जो है वो ठीक हो। ये क्यों नहीं करते? कभी मुकाओ एक ही दफा। आपने जब कैश इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का उसने पूछा एनपीवी निकालो या आईआरआर निकालो, तो मेथड अप्लाई करने से पहले क्या आप करना होगा, कैश फ्लो कंस्ट्रक्ट करना। वो कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग दे दोगे ईयर्स की, जो कि 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा जो भी आ, ठीक है, ये आगे क्या जितने भी है। इसके बाद आपने क्या करना है, कोशिश करना है कि वो इंफॉर्मेशन आप पहले क्वेश्चन की नोट कर लो जो उसने ईयर बाय ईयर डिफरेंट की, ईयर बाय ईयर क्या की हुई है। मिसाल के तौर पे उसने यूनिट्स ईयर 1, 2, 3 वगैरह के सेपरेट बताए, ठीक है। तो आप यूनिट्स को लिख लो कि ईयर 1 में कितने, 2 में कितने, 3 में कितने, ये इंफॉर्मेशन आपने क्वेश्चन में से लेके बस स्प्रेडशीट में पुट कर। अगर हर यूनिट्स एक ही जितने हैं फिर लिखने की जरूरत नहीं है, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ईयर बाय ईयर इंफॉर्मेशन फर्क है, डेटा फर्क है तो नोट करो। इस तरह से सपोज करता हूं कि सेलिंग प्राइस वो उसने हर साल की फर्क बताई है, ईयर 1 में प्राइस इतनी होगी, 2 में फर्क होगी, तो फिर इसको नोट करना। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि सेलिंग प्राइस $10 है और ये $10 ही रहेगी, हाँ इन्फ्लेशन की वजह से चेंज है ना, वो बाद में एडजस्ट होना है, लेकिन करंट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस वो $10 ही है, फिर उसको नोट करने की जरूरत नहीं। तो आपने पहला स्टेप क्या करना है कि जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा एवरी ईयर डिफरेंट आ रहा है उसको नोट कर लो। मैं थोड़ी देर के लिए सपोज कर रहा हूं सिर्फ यूनिट्स फर्क है, बाकी सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वगैरह का डेटा सेम ही है हर साल, तो सिर्फ यूनिट्स रिकॉर्ड कर लूंगा मैं। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, जब मैंने डेटा नोट कर लेना है तो मुझे अब कैश फ्लोज बनाना शुरू करनी है, और कैश फ्लोज बनाने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले
ऊपर हेडिंग देनी है करेंसी की, जो कि हमारे लिए क्या होगी, डॉलर। साथ ही साथ यूजली आमतौर पे एफएम के अंदर जो आप ये कैश फ्लोज बनाओगे, इसको आपने 1000 में राउंड ऑफ करते हैं। किसमें लिखना है, 1000। आमतौर आप जितनी भी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे उसको किसमें राउंड ऑफ करना, 1000। ठीक है, इस $1000 के अगेंस्ट ये याद रखना कि डॉलर और ये 3 जीरो के दरमियान में पॉजिटिव जरूर लगा, पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं लगाओगे, ये मैं आपके सामने आगे लिखता हूं, डॉलर, ये मैंने 3 जीरो लगाए, पॉजिटिव नहीं लगाया, तो मैं जब एंटर करूंगा तो वो से $0। तो पेपर में क्या करना है आपने, डॉलर के और जीरोस के दरमियान पॉजिटिव का साइन जरूर यूज करना है, ताकि वो $1000। इसके बाद कॉपी और पेस्ट या ड्रैग कर लो, ताकि हर साल के लिए वो हेडिंग नजर आ जाएगी $1000। ये बताएगा कि नीचे जितनी वैल्यूज हैं वो किसमें है, डॉलर में, उसकी करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, आपने फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में सबसे पहले कैश फ्लो कंस्ट्रक्ट करनी है ऑपरेशनल। कौन सी, ऑपरेशनल। अब ऑपरेशनल कैश फ्लो के अंदर आप हेडिंग बना लो कि कौन कौन सी इनकम या कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है। इसमें सेल्स यूजुअली जो आता है वो सेल्स आता है, वेरिएबल कॉस्ट आता है और फिक्स कॉस्ट आता है। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें कोई चीज मिस भी हो सकती है, कोई चीज ऐड भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे उसने इसके अलावा मार्केटिंग कॉस्ट फर्क बताइए, वो भी लिखें। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो वो इनकम और कॉस्ट को पहले रिकॉर्ड कर लो जो कि ये आपने नोट कर लिया, यहां तक सब साथ है। उसके बाद जाहिर है आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो तक का क्या कर लेना है, टोटल यहां तक का सम कर लेना, कंबाइन करके पोजीशन देख। उससे क्वेश्चन में बताया होगा ना, डेटा दिया होगा कि जो मैं प्लांट लगा रहा हूँ, मशीन लगा रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में प्रोडक्शन करूंगा, उसमें ईयर 1 में इतने यूनिट्स बेचूंगा, ईयर 2 में इतने यूनिट्स बेचूंगा, वो डेटा, वो नंबर ऑफ यूनिट्स लिख लिया मैंने। हाँ, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं उसमें जरूरी। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में भी यूज कर सकते थे, लेकिन अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज करेंगे मुश्किल हो, तो वो इंफॉर्मेशन जो कि डिफरेंट है उसको पहले लिख लेंगे। तो ये जब मैं आपको क्वेश्चन में जाऊंगा ना, अभी तो सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं कि क्या करना है, जब मैं क्वेश्चन में जाऊंगा ना तो फिर आपको समझ आएगी कि यूनिट्स को पहले लिखने से मुझे क्या फायदा है। ठीक है, अभी आज नहीं शायद मैं ये बता पाऊंगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक टोटल है। पेपर में जब आप कोई टोटल करते तो क्या करते, दरमियान में एक लाइन लगा देते, दरमियान में एक लाइन लगा देते। यहां पर आपने लाइंस का इस्तेमाल नहीं करना, इन चक्रों में नहीं पड़ना, इन चक्रों में नहीं पड़ना, बल्कि क्या करना है आपने, आपने जब भी इस तरह का कोई टोटल वगैरह करने की जरूरत पड़े तो सेपरेट करने के लिए क्या करना, दरमियान में बस एक लाइन छोड़। इसमें फिक्स कॉस्ट है ना, आगे इसका क्या सम करोगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आएगा ना, तो बजाय ऑपरेटिंग कैश फ्लो को यहां पर लिखने के, अगर मैं यहां पर लिख दूंगा तो क्या होगा, वो आपका टोटल और फिक्स कॉस्ट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। वो रीडर के लिए, जिसने आपका स्क्रिप्ट मार्क करना ना, उसको पढ़ते वक्त परेशानी थोड़ी सी होगी, डिस्टिंक्ट नहीं होगा ना, ऑपरेटिंग टोटल की वैल्यू और बाकी जो नॉर्मल वैल्यूज है वो डिस्टिंक्ट नहीं होगी, फर्क नहीं होगी। तो उसको फर्क अगर आपको प्रेजेंट करना है तो उसके लिए सिर्फ एक काम करना, बस एक लाइन दरमियान में छोड़ दो, ये फिक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है ना, बाकी उनसे थोड़ा डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बाद एडजस्टमेंट होगी टैक्स की, और एक आनी है टैक्स सेविंग्स ऑन कैपिटल, आप ही एडजस्टमेंट कर देंगे। इसके बाद एडजस्टमेंट आ जाएगी आपकी वर्किंग कैपिटल की, फिर आएगी इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडुअल। इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडुअल।
अब आपको जो पेपर पे मैंने लिखा हुआ है ना फॉर्मेट, उसमें हेडिंग अलग अलग दी हुई, लेकिन यहां देखो मैंने हेडिंग को अलग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आमतौर पे इन्वेस्टमेंट और रेजिडुअल वैल्यू का टाइम बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो ये क्लैश नहीं करेगी। इन्वेस्टमेंट होती है स्टार्ट में, रेजिडुअल वैल्यू कब आनी? प्रोजेक्ट के एंड पे। तो चाहो तो अलग अलग हेडिंग देके उसकी वैल्यूज को पुट कर दो, या एक ही हेडिंग के अगेंस्ट दोनों वैल्यूज को पुट कर दो, ये आपकी चॉइस, क्योंकि इसके कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं बनना। ठीक है, तो यहां तक आपकी नेट कैश फ्लो तक का काम मुकम्मल हो गया। वंस अगेन टोटल करना है तो क्या करोगे? एक लाइन छोड़ के नेट कैश फ्लो, एक लाइन छोड़ के आप नेट कैश, ठीक है। जब नेट कैश फ्लो आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू लेनी है ना। तो आप अब प्रेजेंट वैल्यू लोगे इसके बाद, है डायरेक्टली लोगे प्रेजेंट वैल्यू। आगे ये जरूरी नहीं है, आसानी के लिए लिख रहा हूं कि प्रेजेंट वैल्यू के बाद ऐड करके रेट भी मेंशन कर, वो जरा बेहतर हो जाएगा प्रेजेंटेशन, वरना जरूरी नहीं था। प्रेजेंट वैल्यू लेनी ये तो जरूरी है, लेकिन उसके बाद रेट क्या है वो बताना जरूरी नहीं है। लिख तो जरा बेहतर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट वैल्यू लेनी है 10% के रेट के ऊपर, तो लिख देना प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, ताकि पढ़ने वाले को पता लग जाए कि इसने 10% रेट किया। ठीक है, तो इससे प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी, और बाद में अब आपने क्या करना है, इसका सम कर लोगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा। इसको डायरेक्टली सिर्फ एनपीवी भी लिख लोगे तो काम है। ठीक है, यानी यहां पर क्या करोगे? सम कर दोगे। लिख दो, कोई इशू नहीं, लिख दो। है लिख दो, कोई इशू नहीं। प्रेजेंट वैल्यू की जो बात किसकी होती है, हम बात करेंगे डायरेक्टली। मैं अभी क्या करूंगा, नेट कैश फ्लो के ऊपर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूं, नेट कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर माइनस ईयर। वो कैसे फॉर्मूला लगाना है वो तो भी हमने फॉर्मूला नहीं मैं दिखा रहा हूँ, आपकी प्रेजेंटेशन देखने में क्या आएगी मैं उसको कि किस तरह से आप इंफॉर्मेशन को पुट। कैलकुलेशन इंशाल्लाह जब तक डेटा ना हो फायदा नहीं है, समझाना मुश्किल है, तो वो क्वेश्चन के साथ सीख लेंगे। अभी फॉर्मेट कैसे बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस टॉपिक के मेजॉरिटी क्वेश्चन में यही फॉर्मेट आपको करना। अगर एक दो सवालों की जरूरत होती है फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा मैं अब एक चीज और रेकमेंड करता हूं, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट में ये सिर्फ इस टॉपिक में नहीं, किसी भी सवाल में जब आपको जो स्पेशली चीज क्वेश्चन में रिक्वायर की गई है कि कैलकुलेट करके मुझे बताओ, जब भी आप वो चीज कैलकुलेट कर लो तो कोशिश करो कि उसको हाईलाइट कर दो। क्या करो? कोशिश करो उसको हाईलाइट कर। हाईलाइट कैसे करोगे? नहीं सिर्फ बोल्ड करके नहीं, बोल्ड भी करो, लेकिन मैं सिर्फ बोल्ड रेकमेंड नहीं कर, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बोल्ड तो आपने और भी बहुत सारी हो सकता है हेडिंग्स की, हो सकता है आपने और भी बहुत सारी हेडिंग्स की हो, तो हाईलाइट करने के लिए कलर दे दो, या तो उसका टेक्स्ट किसी और कलर में कर दो, या फिर उसको वैसे इस तरह से हाईलाइट कर, या उसका टेक्स्ट रेड कलर में कर दो, या उसके सेल्स को हाईलाइट कर कलर। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होगा कि मिसाल के तौर पे आपका एनपीवी का सवाल, तो जैसे ही मार्कर के सामने स्क्रिप्ट ओपन होगा, ये इस तरह का फॉर्मेट सारा ओपन होगा, उसकी पहली नजर इस हाईलाइट के ऊपर चली जाएगी। नेचुरली वो ये हाईलाइट, ये येलो कलर में क्या कैंडिडेट ने कैलकुलेट किया हुआ है उस पर नजर चली जाएगी। ये बड़ा जरूरी है कि एग्जामिन जो चीज एग्जामिनर ने आपसे रिक्वायर की है उसको पता हो कि कैंडिडेट ने कहां जवाब दिया, फाइनल आंसर है कहां।
तो फर्स्ट क्लास में उसकी नजर जाने का बेनिफिट क्या है? क्या बेनिफिट है कि उसको एग्जैक्टली पता है कि जनाब अच्छा ये कैंडिडेट है जो मुझे मांगा था वो उससे यहां पर कैलकुलेट किया, वो उसकी वर्क बैच से देखे कौन कौन सी वर्किंग ठीक है यार, क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जामिनर आपकी एक एक वर्किंग सारी थे। बास केसेस में अगर आपका फाइनल आंसर या सर्टेन वैल्यू ही ठीक है तो उसको पता लग जाता है अच्छा ठीक ही किया हो, ठीक ही किया होगा उसने, ठीक है, उसको वहां से भी आइडिया हो जाता है, फिर वो आपकी फिर स्क्रिप्ट में इतना टाइम जाया नहीं करता, आपको इजी आराम से अच्छे मार्क्स मिल जाते। मैं इसको कहता हूं विनिंग रन। देखो कोई भी मैच हो, कोई भी मैच हो, चाहे बैडमिंटन खेल रहे हो चाहे क्रिकेट खेल रहे हो, उसमें एक टारगेट होता है, आप उस टारगेट को अचीव करते तो आप विन करते है ना। एग्जामिनर ने भी आपको क्वेश्चन में एक टारगेट दिया हो, वो टारगेट क्या है? एक रिक्वायरमेंट। आपने उस टारगेट को अचीव कर दिया तो आप पास कर जाओगे अच्छे नंबर में। यू विल स्कोर गुड व्हेन यू अचीव द टारगेट, एंड टारगेट क्या है? इट इज स्टेटेड इन द रिक्वायरमेंट। अब अगर आप कोई टारगेट अचीव करते हो, चाहे वो एक स्मॉल स्केल टारगेट है या वो एक कंप्लीट मेजर टारगेट है। अगर हम कोई मैच की बात कर लें, क्रिकेट की बड़ी मिसाल देते हैं, आज हमको दूसरी गेम की बात करते हैं, हम टेनिस की बात करते हैं, तो टेनिस में एक टारगेट क्या है? यू नीड टू स्कोर ए पॉइंट, या एक पूरा सेट जीतने के लिए आपको गेम जीतनी है ना। तो एवरी टाइम जब आप एक गेम जीतते हो तो आप एक बड़े टारगेट की तरफ बढ़ते हो, क्यों जी बढ़ते हो? तो उसको क्या करना चाहिए? यू नीड टू सेलिब्रेट। आप पेपर में छलांगे नहीं मार सकते, सिर्फ कलर करके हाईलाइट कर, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू हैव अचीव्ड। आपने आपका 100 नंबर का पेपर है जिसमें से लेट्स वो 10 नंबर की ये रिक्वायरमेंट है, बाय कैलकुलेटिंग दी एनपीवी आपने 10 नंबर ले लिए, 10 नंबर एसरटेन कर दिए, थोड़ा सा सेलिब्रेशन हो, हाईलाइट, सेलिब्रेट दी विनिंग ना, ठीक है। इसलिए आपने जो चीजें स्पेशली रिक्वायरमेंट में उससे मांगी है, कोशिश करना है कि उसको हाईलाइट आप जरूर करें। ये आपको वर्ड के सवाल में यानी डिस्कसिव में जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे हेडिंग से गुजारा हो जाता है, यहाँ पे हेडिंग से गुजारा नहीं होता, क्योंकि हो सकता है बोल्ड तो आपने ईयर्स को भी किया, ईयर 1 2 3 4 भी बोल्ड, या डिफरेंट जो वर्किंग होगी हो सकता है आपने वर्किंग को भी बोल्ड किया। क्लियर है ये बात जी? ये समझ आ गया? तो ये है आपका फॉर्मेट जिसमें हम पुट करेंगे और कल से इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन देखेंगे। बस जी, हाँ अटेंडेंस सॉरी मार्क करनी, डिटेल नहीं है। देखो F9 के अंदर डिटेल एनालिसिस नहीं है, सिंपल कमेंटिंग आ जाती है इस पे कि भाई आपने प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाली, अब बताओ कमेंट करो ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी। कमेंट ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब आपको डिसीजन स्टेट कर कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, वो उसके लिए हमें डिसीजन रूल बताओ। अगर एनपीवी है और पॉजिटिव आया तो क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे F5 में डिसीजन एनालिसिस के ज्यादा मार्क्स, वो तो परफॉर्मेंस में ही था ना, वहां पर भी ज्यादा तो वो तो परफॉर्मेंस का एक क्या, ठीक है, यहाँ पे उस तरह का एनालिसिस नहीं है। इसीलिए F9 मुझे पर्सनली रिलेटिवली F5 की निस्बतन थोड़ा सा आसान, उसकी वजह यह है कि F5 के अंदर खास तौर पे परफॉर्मेंस का एक एरिया ऐसा है जो उसमें आपको एनालिसिस चाहिए अच्छा खासा, ये रेशियो तो निकालिए, रेशियो की बेसिस पे एनालिसिस करो, मार्क्स में एनालिसिस। यहाँ पे उस तरह के इस तरह के मार्क्स नहीं, तो आप थोड़ा सा एक समझ फिक्स कर सकते हो, वहां पे एनालिसिस फिक्स भी नहीं है ना, रेशियो क्या है, सिनेरियो क्या है, बिजनेस अवेयरनेस उसमें होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना है, और अगर एक होलसेल बिजनेस है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना है, तो आपको बिजनेस अवेयरनेस होनी बड़ी जरूरी है उसके लिए। इस तरह की चीजें रिलेटिवली जरा काम, ठीक है।
भाई थोड़ा ध्यान मेरे से हटके थोड़ा पढ़ाई क्यों दे दिया करे। हाँ चले बस जी, चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।